अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम सारे इकट्ठे हुए हैं सेकंड ईयर की तैयारी करने के लिए, सेकंड ईयर कंप्यूटर की। और हम आज तैयारी करेंगे अकॉर्डिंग टू स्कीम 2026 के मुताबिक। और यहाँ पे जो हम चैप्टर वाइज पूरी बुक को कोशिश करेंगे गो थ्रू करें, और जो जो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो भी डिस्कस कर लें। जो शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो शॉर्ट क्वेश्चन के साथ लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस कर लें। जो आपके प्रोग्राम्स इंपॉर्टेंट है वो भी डिस्कस कर लें। ये सारी चीज़ें वन बाय वन करते चले जाएंगे, ठीक है। अकॉर्डिंग टू स्कीम आपके पहले और थर्ड चैप्टर में से एक लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। देखिए आपके पेपर पैटर्न के अंदर जो है वो कुछ इस तरह से है कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है MS एक्सेस वाले पार्ट में से, ठीक है। जबकि आपको दो क्वेश्चन दिए जाएंगे 1 और 2, और आपको उसमें से एक अटेम्प्ट करना है। और जो पहला क्वेश्चन है वो 1 और 3 वाले में से आ रहा है, ठीक है। जबकि बाकी के लॉन्ग क्वेश्चन जिसमें से आपको 3 आउट ऑफ 2 अटेम्प्ट करने हैं वो आपको आएंगे C लैंग्वेज में से, ठीक है। तो अभी हम लोग अपने MS एक्सेस वाले हिस्से को कवर करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 के हवाले से। उसमें जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, उन्हें हम बात करेंगे, उनके बारे में बात करेंगे, ओके। तो मैं आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन है वो मैं आपको यहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। आपने सारी तैयारी करनी है, लेकिन इन क्वेश्चंस का आपने कुछ खास ख्याल रखना है, ठीक है। अभी जो मैं बुक रेफरेंस आपके साथ यूज़ करूँगा वो IT सीरीज़ होगी। और IT सीरीज़ के मैं आप कोशिश करूँगा कि जो नया एडिशन है इसका, जो आपकी 2026 का है, उसके पेज नंबर में आपको साथ बताता चलूँगा कौन सा लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ पे लिखा हुआ है, ओके। तो बेटा आपका जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन, क्योंकि थ्योरी वाला है तो थ्योरी को मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला, ठीक है, कि थ्योरी में क्या कुछ है वो एज अ स्टोरी है, वो हम कई दफ़ा पहले भी पढ़ चुके हैं, तो मैं उसको बार बार एक्सप्लेन नहीं करूँगा, लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन आपको जरूर बताता चलूँगा, ओके। तो बेटा इसके अंदर हमारे पास पेज नंबर जो IT सीरीज के अंदर है वो है 4, और वहाँ पे लिखा होगा टाइप ऑफ फाइल्स, ठीक है। अब बेटा ये जो टाइप ऑफ फाइल है ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ठीक है। अब बच्चे जो टाइप ऑफ फाइल पेज नंबर 4 के ऊपर मैंने आपको बताया, ये यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू, जिसके अंदर जो टॉपिक्स हैं मास्टर फाइल, ट्रांजैक्शन फाइल और बैकअप फाइल, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद करना है, ओके। बेटा ये बाज़-औक़ात जो क्वेश्चन है ये अकेला यूजेज पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है, या फिर वो साथ में आपको फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी फाइल्स के बारे में पूछ लेता है, जो कि आपकी प्रोग्राम फाइल और डेटा फाइल्स है। तो ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है, ओके। अगर हम पेज नंबर 5 पे मूव करें तो वहाँ पे भी है फाइल ऑर्गेनाइजेशन थ्रू इन अ स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया में कौन सी फाइल, यानी किस तरह से फाइल सेव की जा सकती है, आप कह सकते हो एक लॉन्ग क्वेश्चन है। सेकंड लॉन्ग क्वेश्चन होगा फाइल ऑर्गेनाइजेशन इन स्टोरेज मीडिया। स्टोरेज मीडिया में किस तरह से फाइल्स को स्टोर किया जाता है। इसके जो रिलेटिव पॉइंट्स थे जो आपको लिखने हैं पेपर के अंदर, एक है सिक्वेंशियल फाइल, डायरेक्ट फाइल यानी रैंडम फाइल्स, और सिक्वेंशियल फाइल्स के बारे में, ओके। नेक्स्ट बेटा हम चलते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है पेज नंबर 6 के ऊपर, जो है ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच, ठीक है। ट्रेडिशनल फाइल अप्रोच, ठीक है। ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, लेकिन इसके बड़े रेयर चांसेस हैं कि ये पेपर के अंदर आए, ठीक है। लेकिन आपको इसको डिस्कस करना है और याद रखना है इसको। इसमें जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इसी टॉपिक के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि हमारे पास है डेटा इनकंसिस्टेंसी, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है। डेटा डिपेंडेंसी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो इस टॉपिक के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ओके बच्चे। इसके अलावा अगर आप पेज नंबर चलते हैं 8 के पास, तो वहां पे आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन मिलता है कंपोनेंट ऑफ DBMS, ठीक है। यानी कंपोनेंट कौन कौन से डेटाबेस सिस्टम के कंपोनेंट्स, ठीक है। कंपोनेंट ऑफ DBM डेटाबेस के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बच्चे। डेटाबेस के जो कंपोनेंट्स हैं वो डेटा है, हार्डवेयर है, सॉफ्टवेयर है, पर्सनल्स हैं, ठीक है। वो तमाम तर चीजें इसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ओके। फिर बच्चे इसके बाद अब चलते हैं इस चैप्टर की मेन, यानी अगर मैं कहूँ कि मुझे रैंकिंग करनी पड़े इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, तो मैं इस वाले क्वेश्चन को प्रेफर करूंगा, ठीक है। और वो कौन सा है, डेटाबेस मॉडल, ठीक है। बेटा जब भी पेपर के अंदर लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपने इसकी डायग्राम्स भी बनाकर आनी है, ठीक है। अब डायग्राम लाजमी बनाएंगे, ओके। इसके अंदर शामिल है हायरार्किकल मॉडल है, नेटवर्क मॉडल है, रिलेशनल मॉडल है, विद डायग्राम आपने इसको पेपर में बनाना है, ओके। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का।
अब बच्चे एक जो बड़े रेयर चांसेस होते हैं, लेकिन आप कह सकते हो कि अगर आपको पेपर टफ सेट किया गया, ये सेकंड टाइम के अंदर अगर आपको पेपर आता है जिसके अंदर थोड़ी सी यानी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल सकती हैं आपको, तो उसमें एक लॉन्ग क्वेश्चन होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। मैं MS लिख रहा हूँ ताकि टाइम को बचाया जा सके, हम कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा काम कर सकें। ओके बेटा, ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव्स हैं। और अब हम चलते हैं इस चैप्टर के आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन के पास, और वो है हमारे पास एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ DBMS, यानी आप कह सकते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ DBMS। बेटा ये मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता दी जो कि आपको याद करने चाहिए। ठीक है, ओके तो बच्चे ये हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओके ये रहे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन। ओके देखो बेटा, मैंने सारे लॉन्ग क्वेश्चन आपको बताया जो इस चैप्टर के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन अगर मुझे कहा जाए कि सर रैंकिंग करेंगे कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो बेटा मैं इन क्वेश्चंस को रैंक करूंगा जिसके अंदर एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं और कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, ये वो क्वेश्चन है जो आपको 100% याद होने चाहिए, कोई रिस्क नहीं लेना। देखो बेटा, क्योंकि हमारे पास ऑप्शन है चैप्टर नंबर 1 और 3 का, यानी इनमें से क्वेश्चन आ सकता है, तो बेटा 1 वाले ये सारे हैं, इनमें से इनका आपने खास ख्याल रखना है, करने सारे। ओके हो गया। अब हम चलते हैं अपने चैप्टर नंबर 2 के पास। चैप्टर नंबर 2 में से क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं तो हम उसमें से शॉर्ट के हवाले से डिस्कस करेंगे। ओके, बुक के अंदर मैंने स्कीम रखी हुई है। ओके, चैप्टर नंबर 2 के अंदर से हमें शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो देखते हैं चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या कुछ है और क्या कुछ हो सकता है। मैं एक दफ़ा उसके शॉर्ट क्वेश्चन को पढ़ दूंगा कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में। ओके चलें, इसमें क्वेश्चन हो सकता है डिफरेंस बिटवीन फिक्स लेंथ एंड वेरिएबल लेंथ, क्वेश्चन हो सकता है टर्म टेबल, डिफाइन एंड व्हाट इज एंटिटी। अच्छा, कुछ क्वेश्चन होंगे मैं उनको सिर्फ रीड करूंगा, लेकिन कुछ कैसे क्वेश्चन होंगे जो सेकंड चैप्टर के मैं उन्हें लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, सेकंड चैप्टर कंप्यूटर का बेटा जिनको मैं लिख रहा हूँ ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है व्हाट इज एंटिटी, मैं सारे क्वेश्चन नहीं लिख रहा, बस उनकी कीवर्ड्स मैं आपको लिख दूंगा यहाँ पे। ठीक है, एंटिटी कि एंटिटी क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज एंटिटी, डिफाइन एंटिटी, व्हाट इज द रोल ऑफ एंटिटी, एंटिटी के बारे में आपको जो क्वेश्चन है वो आपको करने हैं। ठीक है, लिस्ट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ रिलेशन, प्रॉपर्टीज पूछी जा सकती हैं आपसे रिलेशन के अंदर क्या हो सकती हैं, या फिर डिफाइन व्यू, व्यू क्या होता है। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके नेक्स्ट अब चलते हैं हमारे पास व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ इंडेक्स इन फाइल मैनेजमेंट सिस्टम एंड DBMS। डिफाइन की क्या होती है, डिफाइन की एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना चाहिए। नेक्स्ट प्राइमरी कीज, बेटा हमारे इस चैप्टर के अंदर जितनी भी कीज है ना, चाहे वो प्राइमरी की है, चाहे वो कैंडिडेट की है, चाहे वो अल्टरनेटिव की है, चाहे वो हमारे पास कंपोजिट की है। ठीक है, ये सारी कीज वो आपको याद करनी है एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ये करनी है याद। अगर आप सिर्फ कीज भी कर लेते हैं तब भी उम्मीद है कि आपका ये शॉर्ट क्वेश्चन, इस चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाएंगे। ओके, तो इसके अंदर इंपॉर्टेंट कीज के अंदर प्राइमरी की है, सेकेंडरी की है, कंपोजिट की है, अल्टरनेटिव की है। ओके, ये इंपॉर्टेंट कीज हैं जो पेपर में आ सकती हैं। ओके, इसके अलावा वन की इज मोर इंपॉर्टेंट इज फॉरेन की। मैं सारी कीज के बारे में आपको बता रहा हूँ कि वो इंपॉर्टेंट है, पर मैं फॉरेन की को यहाँ पे लिख रहा हूँ कि भाई वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन करना है। ठीक है, फॉरेन की ओके, फॉरेन की इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट, यूजर और एंड यूजर में क्या फर्क होता है। ठीक है, यूजर और एंड यूजर की ये क्या चीजें हैं। ठीक है, ये दोनों क्या पर्सनैलिटीज हैं वो आपको मालूम होना चाहिए। फिर एक है रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डेटा एडमिनिस्ट्रेटर या डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। ठीक है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर में पूरा नहीं लिख रहा, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो आपको आती होनी चाहिए। ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 3 के पास जिसमें से हमें लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं, क्योंकि वो स्कीम के अंदर गिवन था, तो मैं उसके भी लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पे लिख दूंगा जो कि इंपॉर्टेंट है और उनको रैंक भी कर दूंगा अकॉर्डिंग टू माय नॉलेज, और फिर उसमें से देखते हैं पेपर कैसा रहता है। तो हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 3 के पास और उसके लॉन्ग क्वेश्चन के बारे में बात करने लगे हैं।
बेटा जैसे ही आप चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे तो उसके अंदर पहले ही क्वेश्चन मिलता है डिफरेंट स्टेप इन्वॉल्व इन एनालिसिस स्टेज, ठीक है। ये क्वेश्चन पढ़ें, इसे याद करें, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, यानी आपने इसे पढ़ना है। अगर आ गया तो आप लिख के आएंगे, पर इसके चांसेस है कि वो नहीं आएगा, ठीक है, लेकिन आपने उसे मिस नहीं करना। इसमें हम पढ़ेंगे डेटा मॉडलिंग, ठीक है, डेटा मॉडलिंग। डेटा मॉडलिंग क्या होती है बच्चे? डेटा मॉडलिंग एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और अगर मुझे कहा जाए कि इसको रैंक करें तो मैं इसको हाईली रैंक करूंगा इस चैप्टर के अंदर, ओके। तो इसके अंदर बड़े आसान से कॉन्सेप्ट्स हैं, एंटिटी क्या होती है, एट्रीब्यूट क्या होता है, इसके अलावा रिलेशनशिप्स क्या होते हैं, बड़ा आसान सा ये टॉपिक है। और इसके अंदर भी आपको डायग्राम्स मिलेंगी और वो आपने डायग्राम्स बनानी है, ठीक है। एंटिटी की डायग्राम बनानी है, एट्रीब्यूट की डायग्राम बनानी है, रिलेशन की डायग्राम बनानी है, और एक एक एग्जांपल लाजमी देनी है आपने, ठीक है, विदाउट एग्जांपल आपने इसे नहीं छोड़ना, ओके। इसके बाद हम चलते हैं तो हमारे पास आ जाएगा टाइप ऑफ रिलेशन। टाइप ऑफ रिलेशन, रिलेशन की जो टाइप्स हैं, जैसे वन टू वन, वन टू मैनी, मैनी टू मैनी, ये आपको लिखना है, इसको याद करना है, और इसकी कोशिश करना है इसकी बुकिश डेफिनेशन याद करें, ठीक है। इसके लिए आप अपनी सेल्फ राइटिंग कर सकते हैं, इज अ गुड थिंग, बट यहाँ पे आप कोशिश करें कि इसकी सेल्फ राइटिंग ना करें, इसकी बुकिश डेफिनेशन याद करने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट, अब हम चलते हैं, कुछ बच्चों को एक क्यूरियोसिटी सी रहती है कि हमें ईयर डायग्राम्स करनी चाहिए, पर ईयर डायग्राम इज अ गुड क्वेश्चन फॉर द सीनियर क्लासेस, नॉट राइट नाउ। ये अभी टाइम के लिए ठीक है पढ़ने के लिए कॉन्सेप्ट के हवाले से, लेकिन अगर आप कहें कि पेपर में आ जाएगी तो क्योंकि अभी आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड पेपर नहीं बन रहा, तो इसलिए वो मुमकिन है कि नहीं आएंगी, ठीक है। तो लिहाजा आप उसे पढ़िएगा ज़रूर, लेकिन पेपर पॉइंट ऑफ से इतनी खास अहमियत की हामिल नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं, पेज नंबर 51 है हमारे पास आईडी सीरीज के अंदर, और यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है ब्रीफली एक्सप्लेन द डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है, डिज़ाइन प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन प्रोसेस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। आपको डेटाबेस कैसे बनाई जाती है उसका डिज़ाइन प्रोसेस है, ठीक है, वो आपको लिखना है, डिज़ाइन प्रोसेस, ठीक है, डिज़ाइन प्रोसेस आपको लिखना है, और इसकी स्टेप्स है, प्लानिंग है, एनालिसिस है, इसके अलावा यहाँ पे फिजिकल डिज़ाइन हैं, और उसके बाद इम्प्लीमेंटेशन आ जाती है, ठीक है। तो ये सारे फेजेस हैं जो कि आपको वन बाय वन याद करने हैं। बैठ जाए, बाहर बैठ जाए। अच्छा, नेक्स्ट होगा इसी चैप्टर के अंदर बेटा, अगर मुझे रैंकिंग के लिए कहा जाए तो जो हमारे पास कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल डेटाबेस, डेटाबेस मॉडल है, लॉजिकल मॉडल है, कंपोनेंट ऑफ लॉजिकल मॉडल, मैं इसको भी रैंक करूंगा। ये पेज नंबर यहाँ पर है 52, जिसके अंदर बड़े आसान से टॉपिक्स हैं, प्रेजेंटिंग द एंटिटीज, प्रेजेंटिंग द रिलेशनशिप, मर्जिंग द रिलेशंस, ठीक है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है हमारे पास, ओके। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, नहीं, ओके, इस चैप्टर की आखिरी पॉइंट की तरफ चलते हैं, और वो है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज। बेटा ये जो डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटजीज हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसके अंदर सेंट्रलाइज मेथड आ जाता है, हाइब्रिड मॉडल आ जाता है, यानी रिप्लिकेटेड है, पार्टीशनड है, ये बिल्कुल छोटा सा है पर आपको इसको याद करना है, ठीक है, ओके। अच्छा, ये हमारे पास चैप्टर नंबर 3 के मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिए हैं जो कि आपको याद करने हैं। आप इनकी रैंकिंग करते हैं तो बेटा इसमें हाईली रैंक आपको डेटाबेस मॉडल्स का है, टाइप ऑफ रिलेशंस हैं, और कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। ये 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन आपको याद करने हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें से इनके चांसेस हैं आने के, लेकिन रैंकिंग के एतबार से मुझे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं, ठीक है। अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 4 के पास। चैप्टर नंबर 4 क्या है? चैप्टर नंबर 4 में से शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं, तो हम उसके शॉर्ट क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे। सॉरी, फर्स्ट वाला लॉन्ग क्वेश्चन करना है आपने याद, मैंने उससे बताया, लेकिन आप उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मैं दे रहा उसे, ठीक है, पर अब याद करेंगे उसे, ठीक है, फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से। चैप्टर नंबर 4 के अंदर हमें शॉर्ट क्वेश्चन मिलेंगे, तो शॉर्ट क्वेश्चन देखते हैं कौन कौन से हैं जो कि हमें याद करने हैं। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास है नॉर्मलाइजेशन से मुतल्लिका। बेटा चैप्टर खोलते साथ ही मुझे बड़ी इंपॉर्टेंट सी चीज़ सामने नज़रों की गुजरी है, और हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन लिखते हैं चैप्टर नंबर 4 के। 4 चैप्टर 4, बेटा चैप्टर नंबर 4 के अंदर जो पहला इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन मुझे नजर आ रहा है
वो है सिनोनिम, ठीक है, सिनोनिम। इसके अलावा हमें मिलेगा होमोनिम। बेटा ये जो पॉइंट्स हैं सिनोनिम, होमोनिम, रिडंडेंसी, म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस और डेटा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है और ये आपको याद करने हैं, इसमें कोई चांस नहीं लेना, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, सिनोनिम, होमोनिम, रिडंडेंसी और म्यूचुअल एक्सक्लूसिवनेस ऑफ डेटा, ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपको याद करने हैं, ठीक है। फिर इसके बाद अब देखिए इस चैप्टर के अंदर नॉर्मलाइजेशन है, ठीक है, अनोमलीज हैं। आपको पता होना चाहिए कि एनॉमलीज क्या होती हैं, एनॉमलीज की जो टाइप्स हैं जैसे इंसर्शन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन एनॉमलीज, इनकी डेफिनेशन आपको आती होनी चाहिए एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। इसके अलावा इस चैप्टर के अंदर आपको मिलेगा कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए किन कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, सेकंड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए किन कंडीशंस का पूरा होना जरूरी है, ये थर्ड नॉर्मल फॉर्म में आने के लिए किन कंडीशंस का होना जरूरी है, ये तमाम जो कंडीशंस हैं वो आपको आती होनी चाहिए एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड नॉर्मल फॉर्म के अंदर। इसके अलावा अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। हाँ, अब चंद एक शॉर्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर यहाँ आईटी सीरीज के अंदर 76 है और शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से उसमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं यहाँ से रीड कर देता हूँ जो कि आपको याद करने हैं। व्हाट इज मेंट बाय डेटा इंटेग्रिटी, डेटा इंटेग्रिटी क्या होती है, एंटिटी इंटेग्रिटी अटेन्ड किस तरह की जाती है, रेफरेंट इंटेग्रिटी क्या होती है, सिनोनिम, होमोनिम के बारे में मैंने आपको बता दिया, डेटाबेस एनोमलीज के बारे में आपको ऑलरेडी बता दिया है। नॉर्मलाइजेशन की डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से। पार्शियल डिपेंडेंसी, ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी, फंक्शनल डिपेंडेंसी, ये तीन डिपेंडेंसीज हैं, इनकी एग्जैक्ट डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट चलते हैं, तो ये सिर्फ ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज ही हैं, ओके। चैप्टर नंबर 4 में से जस्ट शॉर्ट क्वेश्चन जो आपको बताए गए हैं आप उतने कर लें, तो मुझे उम्मीद है कि आपकी ये वाला पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चैप्टर नंबर 4 के बाद अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 5 के पास। चैप्टर नंबर 5 इज ऑल्सो फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, तो इसे भी देख लेते हैं। 5, चैप्टर नंबर 5 के पास आते हैं, तो बेटा ये एमएस एक्सेस से मुतलका है, डायरेक्टली एमएस एक्सेस से मुतलका है। अब चैप्टर नंबर 4, 5, 6 और 7, अगर आप चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन तक एग्जैक्ट याद कर लेते हैं तो विदाउट चॉइस आप सारा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम चैप्टर नंबर 5 को याद करेंगे शॉर्ट के एतबार से, ठीक है, उसमें रिस्क नहीं लेंगे ताकि आपके पास ऑप्शनल अगर एक दो क्वेश्चन आपको भूल भी जाते हैं तब भी आपको ये आते हो, ठीक है। तो चैप्टर नंबर 5 के पास चलते हैं और इसके चंद एक जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं आपको बता देता हूँ, इसके हम डायरेक्ट शॉर्ट क्वेश्चन वाले पार्ट के पास चलते हैं। पेज नंबर आईटी सीरीज के अंदर 92 है, जहाँ पे हमें व्हाट इज एमएस एक्सेस एक शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपको याद होना चाहिए। व्हाट इज मेंट बाय आईडीई, व्हाट इज द राइट एनी फोर एडवांटेजेस ऑफ आईडीई, वो आपको आना चाहिए। व्हाट डू यू नो अबाउट द आरडीबीएमएस, वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट डिफाइन डेटाबेस विजार्ड्स, बेटा ये जो विजार्ड वाला क्वेश्चन है, विजार्ड क्वेश्चन, व्हाट डू यू नो अबाउट द आरडीबीएमएस, एमएस एक्सेस एंड आईडी, ये चार क्वेश्चन है, चार इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक उम्मीद है कि पेपर के अंदर सुबह आपको नजर आएगा, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स के पास। वो डिफाइन डेटाबेस ऑब्जेक्ट, डिफाइन क्यूरी, क्यूरी इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो मैंने 4 बताया उसमें इसको भी ऐड कर लें। डिफाइन फॉर्म एंड रिपोर्ट, डिफाइन फॉर्म एंड डिफाइन रिपोर्ट, दीज आर आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो मैंने क्या बताया, फॉर्म, रिपोर्ट, क्वेरी, एमएस एक्सेस, आरडीबीएमएस एंड आईडीई, दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर फ्रॉम चैप्टर नंबर 5, ओके। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनको प्रिपेयर कर लेंगे। चैप्टर नंबर 6 के पास चलते हैं। बेटा जैसे मैंने को बताया कि 1 और 3 में से हमारे पास ऑप्शन था, तो 6 वाला चैप्टर भी हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, यानी सेकंड जो आपको क्वेश्चन आएगा वो चैप्टर नंबर 6 से हो सकता है। तो लिहाजा मैं आपको इसके बारे में कुछ इसके जो शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन बन सकते हैं मैं आपको उसके हवाले से गाइड कर देता हूँ। बेटा इसमें आपको पेज नंबर 100 है और वहां पे लिखा हुआ है डिफरेंट डेटा टाइप अवेलेबल इन एमएस एक्सेस, ठीक है। डिफरेंट डेटा टाइप्स है एमएस एक्सेस के अंदर, वो आपको याद करनी है, ठीक है। चैप्टर नंबर 6 के बारे में लॉन्ग क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसी वीडियो के अंदर जब हम सी लैंग्वेज के पास जाएंगे तो इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि जो जो पेपर के अंदर आ सकते हैं, ठीक है। या फिर जो आपकी आउटपुट वाले क्वेश्चन है या एरर वाले क्वेश्चन है वो हम इन फ्यूचर इसी वीडियो के अंदर हम करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। लिहाजा अगर आप इसे मूव करना चाहें थोड़ा सा आगे तो कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब हम जा रहे हैं चैप्टर नंबर 6 के पास और वहां पे पेज नंबर 100 के ऊपर मुझे मिला है डेटा, डिफरेंट डेटा टाइप अवेलेबल इन एमएस एक्सेस, इट शॉर्ट डेटा टाइप इन एमएस एक्सेस, ठीक है।
MS एक्सेस। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना है, ठीक है, विदाउट एनी चॉइस। नेक्स्ट अब हम चलेंगे, हमें यहाँ मिल रहा है पेज नंबर 102 के पास डिफरेंट फील्ड प्रॉपर्टीज, ठीक है। ये एक लॉन्ग क्वेश्चन है कि फील्ड का एक साइज होता है, फॉर्मेट है, डिफॉल्ट वैल्यूज हैं, इंडेक्स वैल्यूज हैं, वायलेटेड डेटा है, इनपुट मास्क। बेटा ये इनपुट मास्क इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं और चैप्टर नंबर 6 के अंदर दीज आर द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इट्स ओके, ये इतना सा काफ़ी है। इसके बाद हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 के, मैं आपको शॉर्ट क्वेश्चन कुछ बता देता हूँ, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि उसके कौन कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हो सकते हैं, ठीक है। उसमें से हमें सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। इसका जो IT सीरीज के अंदर मुझे पेज नंबर मिल रहा है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए वो है 159, और यहाँ से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मैं आपको रीड कर देता हूँ ताकि आप उन्हें प्रॉपर्ली याद कर लें। इसमें क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज फॉर्म, वो आपको याद करना है। क्वेश्चन नंबर को रहने दें। व्हाट इज द यूज ऑफ टेबुलर फॉर्म, क्या होते हैं, डेटा शीट फॉर्म क्या होते हैं। ये टाइप ऑफ फॉर्म एज अ लॉन्ग क्वेश्चन या उसकी सारी डेफिनेशन आपको आती होनी चाहिए कि फॉर्म की कौन कौन सी टाइप्स होती हैं और वो क्या, उनकी डेफिनेशंस क्या है। नेक्स्ट इसके अलावा जो हमें मिलेगा, सब फॉर्म्स क्या होते हैं, चेक बॉक्स और रेडियो बटन्स क्या होते हैं, व्हाट आर रिपोर्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज लिंकिंग, ठीक है, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ रिपोर्ट, फॉर्म एंड रिपोर्ट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। अब बच्चे अब हम चलेंगे चैप्टर नंबर 8, यानी हम सी लैंग्वेज को स्टार्ट करने लगे हैं, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 8 और 9, क्योंकि अब हम ऑफिशियली सी लैंग्वेज के पास आ गए हैं, तो अब ज़रा हम और अंदाज से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देखो बेटा, चैप्टर नंबर 8 और 9 दो चैप्टर है हमारे पास जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। 8 और 9 चैप्टर फॉर लॉन्ग क्वेश्चन, ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन के लिए हो सकता है। अब अकॉर्डिंग टू स्कीम जो कि बोर्ड की तरफ से आई थी, उसके अंदर चैप्टर नंबर 9 से कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, जबकि 8 वाले में से शॉर्ट क्वेश्चन है और वहाँ स्लैश में लिखा हुआ है 8 और 9 में से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। तो माइट पॉसिबल है कि अगर 9 वाले से शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा तो वो लॉन्ग क्वेश्चन वहाँ से ऐड कर देंगे, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 के अंदर अच्छे खासे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जो कि आपको याद करने पड़ सकते हैं। ओके, तो चैप्टर नंबर 8 के पहले मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बता देता हूँ, फिर चैप्टर नंबर 9 के हवाले से मैं आपको लॉन्ग क्वेश्चन बताऊंगा। तो बेटा इसमें मैं आपको ये नहीं कह सकता कि आप रिस्क लें कि चैप्टर नंबर 8 कर लें या 9 कर लें, नहीं, आपको दोनों चैप्टर तैयार करने चाहिए, ठीक है। तो मैं आपको ये नहीं कह सकता कि एक चैप्टर स्किप कर दें, ठीक है। बेशक हमें ये बात समझ में आती है कि चैप्टर नंबर 9 से लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है क्योंकि उसमें शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे, लेकिन हमें दोनों चैप्टर रेडी करने हैं। और जो मेरे अपने स्टूडेंट्स हैं जो कि पूरा साल मुझसे पढ़ते रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए वो प्रॉब्लम है दोनों चैप्टर्स को याद करना, क्योंकि वो 8 चैप्टर मल्टीपल टाइम्स याद कर चुके हैं और चैप्टर नंबर 9 उनके लिए कुछ मुश्किल नहीं है, सही है। अच्छा, लेट्स मूव नेक्स्ट। बेटा चैप्टर नंबर 8 जब स्टार्ट हो रहा है हमारे पास, तो इसमें सबसे पहले मिलेगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, ठीक है। ओके, प्रोग्राम लैंग्वेज, ये एक हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है जिसके अंदर आपको हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज और सम लैंग्वेज के हवाले से लिखना है। नेक्स्ट बेटा हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आ जाएगा, करेक्टरिस्टिक ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है, यानी करेक्टरिस्टिक्स आपको लिखने हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, ओके, ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट अब चलते हैं बेटा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, क्योंकि मैं चैप्टर को 1 बाय 1 पढ़ता चला जा रहा हूँ, तो इसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन मुझे इंपॉर्टेंट नजर आएंगे मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। इसमें मशीन डिपेंडेंसी, ये इंडिपेंडेंसी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है। स्टैंडर्डाइज सिंटेक्स होना यानी क्या होता है, वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड में क्या डिफरेंस क्या है, वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि आपको याद करना है। नेक्स्ट अब चलते हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर के पास, जो कि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन है, लैंग्वेज ट्रांसलेटर। बेटा पेपर के अंदर जो लैंग्वेज ट्रांसलेटर क्वेश्चन है वो इस तरह से भी आता है, व्हाट आर द लैंग्वेज ट्रांसलेटर, या फिर वहां पे क्वेश्चन लिखा आ जाता है लैंग्वेज प्रोसेसर्स, ठीक है, कि लैंग्वेज प्रोसेसर क्या होता है, तो वो कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर है, ठीक है। इसके अंदर जो कंपाइलर वाला टॉपिक है वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी है, एंड हाउ द कंपाइलर वर्क्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो आपको याद होना चाहिए, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर, ओके। अब हमारे पास एक शॉर्ट सी हिस्ट्री है सी लैंग्वेज के बारे में, बेटा उसके बारे में कम से कम
2 और 3 लाइंस आपको पता होनी चाहिए कि उसका इन्वेंटर कौन था, डेनिसिची है, केन थॉमसन है, उसके बारे में आपको उसकी डेट्स, वो कब कब 1972 या व्हाटसोएवर जो भी थोड़ी बहुत सी डिटेल है वो आपको आती होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट अब चलते हैं, हमारे पास है एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, एडवांटेजेस ऑफ सी लैंग्वेज जो हैं वो आपको आते होने चाहिए। ठीक है, एडवांटेज ऑफ सी लैंग्वेज। ठीक है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना है। ओके, इसके बाद बेटा अब मैं इसको यहाँ पे ले चलता हूँ पेज नंबर 173 और वहां पे आपको क्वेश्चन मिलेगा नेसेसरी स्टेप्स टेकन टू क्रिएट अ सी प्रोग्राम फॉर एग्जीक्यूशन। यानी इन शॉर्ट आपको स्टेप्स आते होने चाहिए फॉर क्रिएटिंग अ सी प्रोग्राम। ठीक है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना है। ओके, इसकी डायग्राम बना लें, इट्स ओके अगर आप नहीं बनाएंगे तब भी ओके, लेकिन बना लें तो बहुत अच्छी बात है। ओके, इसके जो स्टेप्स हैं कि आपको क्रिएट करना है, सेव करना है, कंपाइल करना है, लिंकिंग है, लोडिंग है एंड देन एग्जीक्यूशन है। ये इतना सा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये आपको याद करना है। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन, लिंकर और लोडर, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी आपको याद करना है। बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, बेटा ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको आता होना चाहिए। ठीक है, अब बेटा हम चल रहे हैं इस चैप्टर की एंडिंग की तरफ और वहां पर हमें मिलेगा टाइप ऑफ एरर्स। ठीक है, टाइप ऑफ एरर्स। ठीक है, अब बेटा अगर मैं इसको रैंक करूं तो वो रैंकिंग कुछ इस तरह से होगी कि टाइप ऑफ एरर्स जिसके अंदर रन टाइम एरर, सिंटेक्स एरर और लॉजिकल एरर शामिल है, इसकी रैंकिंग ज़्यादा है। इसके अलावा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी, इसके अलावा हमारे पास है लैंग्वेज ट्रांसलेटर। ये 3 क्वेश्चन हैं जिनके बारे में आपको नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं लेना, इनको याद करना ही करना है, इसके बगैर गुजारा नहीं है। अगर ये लॉन्ग में ना आया तो शॉर्ट में तो आ ही जाएगा। ठीक है, कुछ ना कुछ हिस्सा इसका। इसके बाद अगर हम किसी की रैंकिंग करते हैं, यानी मैं इनको 3 स्टिक्स दे सकता हूँ। इसके अलावा अगर आप बात करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा बेसिक स्टेप्स फॉर क्रिएटिंग अ सी प्रोग्राम, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इनकी रैंकिंग कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन वो है जो आपको करने हैं, 110% करने हैं। ठीक है, मैं इसमें कोई चॉइस नहीं दे सकता आपको, बाकी भी करने हैं पर इन क्वेश्चंस का खास ख्याल रखना है। ओके, नेक्स्ट अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन के पास। चैप्टर नंबर 8 के कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगते हैं, मैं 1 बाय 1 उनको सिर्फ रीड कर दूंगा, मैं लिखूंगा नहीं उनको, इसमें टाइम काफी ज़्यादा लग जाएगा। मैं वीडियो को इतना ज़्यादा लेंथी भी नहीं करना चाहता क्योंकि अभी हमने प्रोग्राम करने हैं चैप्टर नंबर 11, 12 के, अभी हमने चैप्टर नंबर 9 को भी विजिट करना है। पहला क्वेश्चन होगा डिफाइन प्रोग्राम, प्रोग्राम क्या होता है, लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है, इसके अलावा लो लेवल लैंग्वेज क्या है, डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल एंड लो लेवल क्या होता है, हाउ डज कंपाइलर वर्क, कंपाइलर कैसे काम करता है, सोर्स कोड क्या होता है, ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है। आप इस वीडियो को थोड़ा स्लो करके भी देख सकते हैं, मैं कुछ क्वेश्चन स्पीड से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, ताकि हम टाइम को सेव कर सकें। ठीक है, अब हम चलेंगे ANSI, ये क्या होता है, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट, ये क्या है, और इसके अलावा कुछ, हाँ जी ओके डन। एग्जीक्यूटेबल फाइल कौन सी होती है, ये आपको यहाँ पता होना चाहिए। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स क्या होती हैं, हैश साइन क्यों इस्तेमाल किया जाता है प्रोग्रामिंग के अंदर, या इंक्लूड और डिफाइन में क्या फ़र्क है, और हेडर फाइल क्या होती है। ठीक है, जितने क्वेश्चन मैंने बोले इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर सुबह दिख जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा आपको इसे तैयारी करनी है इन क्वेश्चंस की लाजमी। नेक्स्ट अब हम चलते हैं स्टेटमेंट टर्मिनेटर। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट टर्मिनेटर जिसको हम सेमीकोलन के नाम से जानते हैं, या व्हाट डू यू नो अबाउट द सी स्टेटमेंट, अब क्या होती है सी स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, वो भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसके अलावा जो हमने टाइप ऑफ एरर्स लॉन्ग क्वेश्चन में की थी, अगर वो लॉन्ग में ना आई तो शॉर्ट में तो आई जानी है, कि रन टाइम एरर क्या है, लॉजिकल एरर क्या है, या सिंटेक्स एरर क्या है, वो टाइप ऑफ एरर्स आपको आते होने चाहिए। ओके, अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 9 के पास। देन हमारा सेकंड चैप्टर जो कि सी लैंग्वेज का है और जिसमें से लॉन्ग क्वेश्चन आने के चांसेस हैं अकॉर्डिंग टू स्कीम गिवन बाय अ बोर्ड। तो देखते हैं चैप्टर नंबर 9 में से क्या कुछ आ सकता है। बच्चे चैप्टर नंबर 9 जैसे ही मैंने ओपन किया तो मेरे सामने आइडेंटिफायर वाला एक लॉन्ग क्वेश्चन सामने है और मेरा इंतजार कर रहा था कि शायद सर ने ये बताना है, तो बता देते हैं। बेटा ये आइडेंटिफायर्स और उसकी टाइप्स, ठीक है, आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं और उसकी टाइप्स क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड आइडेंटिफायर है, यूजर डिफाइंड आइडेंटिफायर्स हैं। बड़ा छोटा सा और शॉर्ट सा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी बड़ा शॉर्ट सा है ये, ठीक है, दिखने में बड़ा छोटा सा है, तो वो आपको याद करना है। ठीक है,
इसके बाद बेटा हमें जो है आपका लॉन्ग क्वेश्चन हो सकता है, पेज नंबर मेरे सामने 200 नज़र आता है, और वो है रूल्स। ठीक है, रूल्स फॉर वेरिएबल नेम। वेरिएबल का नाम असाइन करने के लिए किन रूल्स को फॉलो करना ज़रूरी है, ये भी एक लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको याद करना है। ठीक है, इसके बाद बेटा हमारे पास कांस्टेंट की कुछ टाइप्स, इज नथिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इंटीजर डेटा टाइप नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एरर्स। इसमें बेटा जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो कैंसिलेशन एरर, अर्थमेटिक एरर, अर्थमेटिक अंडरफ्लो, अर्थमेटिक ओवरफ्लो आपको आता होना चाहिए। ओके, इसके बाद हम चलते हैं ऑपरेटर्स के पास। ओके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेटर्स बेटा, ये अब ऑपरेटर, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स भी आपसे पूछे जा सकते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। मोस्ट ऑफ द टाइम चांसेस है कि वो आपसे लॉजिकल ऑपरेटर पूछ ले। ठीक है, लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं जिसमें एंड और नॉट शामिल हैं, उनके ट्रुथ टेबल्स आपने पेपर में बनाकर आने और उन्हें एक्सप्लेन भी करना है। ओके, तो ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं। हाँ, इसके अलावा एक हमारे पास है कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। ठीक है बेटा, ये भी हमारे पास इंपॉर्टेंट, जिसके अंदर आपको प्लस एंड इक्वल का साइन नजर आता है। ठीक है, इस तरह के जो सिंबल्स हैं इसके अंदर दो ऑपरेटर्स को कंबाइन करके लिखा जाता है, जिसमें अर्थमेटिक ऑपरेटर इक्वल का साइन साथ आ रहा होता है, वो भी एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आपको पेपर में आ सकता है। तो आपको उसको कैसे लिखेंगे, आप उसे बताएंगे कि ये एक ऑपरेटर है, ये कैसे काम करता है, जस्ट लाइक आप लिखते हैं कि वो उस सेम एग्जैक्ट वैल्यूज में ऐड कर रहा है, या फिर जो भी आपको सिखाया गया इससे पहले कि कंपाउंड ऑपरेटर कैसे बिहेव करते हैं, फिर उसका एक शॉर्ट प्रोग्राम आपने बनाकर आना है। ठीक है, एज एन एग्जांपल। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, इसको देखते हैं कि इसमें क्या है। प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स के बारे में को ऑलरेडी हमने वो जो प्रोग्राम्स हैं वो समझाए हुए हैं, लेकिन इसको प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एज अ शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल जरूर करवाऊंगा अभी, और उसके बाद हम जो उनसे, बल्कि पहले हम ऐसा करते हैं, जो थ्योरी वाले शॉर्ट क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेते हैं, फिर उसके बाद टोटली हम प्रोग्राम्स के बस चले जाएंगे। ठीक है जी। ओहो, 9 से शॉर्ट नहीं आना तो क्यों हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं इस पर, रहने दें। ओके, नेक्स्ट मूव करें, चैप्टर नंबर 10 के पास चलते हैं। नाइस अप्रोच। चैप्टर नंबर 10। अब चैप्टर नंबर 10 से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन है नहीं, शॉर्ट क्वेश्चन है। अब चैप्टर नंबर 10 से 4 शॉर्ट क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है बेटा, अब इसके अंदर पॉसिबल है कि जो आपको शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे वो कोड से मुतलका होंगे। ठीक है, कोड से मुतलका क्या मीन्स कि वो आउटपुट वाले क्वेश्चन आपको यहाँ से आ सकता है कि इस प्रोग्राम की आउटपुट कैलकुलेट करवाएं। ठीक है, तो मैं आउटपुट के हवाले से आपको कुछ चीज़ें गाइड कर देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि उनमें से या उनसे मुतलका या उन जैसा कोई क्वेश्चन आपको बोर्ड के अंदर दिख जाएगा। ओके, तो अब हम ऑफिशियली अपने कोड की तरफ मूव करते जा रहे हैं विद बाय चैप्टर नंबर 10। ओके बेटा, देखो, आउटपुट का मतलब होता है कि आपको जस्ट ये बताना है कि स्क्रीन पर क्या दिखेगा, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। ओके, आपको वहां पे इस तरह का एक कोड लिखा नजर आ सकता है। वन मोर थिंग, मैं हमेशा जब भी कोड करता हूँ तो मैं यहाँ पे हैश इंक्लूड stdio.h लिखा करता हूँ, और यहाँ पे हैश इंक्लूड और फिर io.h लिखा करता हूँ, यानी हर एक प्रोग्राम के अंदर ये कंपल्सरी के मैं लिख दिया करता हूँ। फिर इसके बाद यहाँ पे void एंड मेन एंड देन आवर बॉडी, और मैं मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे गेट chp लिखता हूँ, और मैंने इसको बताया हुआ है कि प्रोग्राम को स्टे करवाने के लिए मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। ठीक है बेटा, जरूरी नहीं है पेपर के अंदर जब आपको क्वेश्चन आएगा तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर आपको वहाँ मिलेगा, कंप्लीट स्ट्रक्चर वहाँ पर मिले ये जरूरी नहीं है। फॉर आउटपुट क्वेश्चन वो जस्ट आपको इस तरह से भी क्वेश्चन लिखा आ सकता है कि प्रिंट एफ और यहाँ पर आपकी कोई भी स्टेटमेंट, जैसे मैं लिख देता हूँ VB1 और आपको ये क्लोज कर दिया जाए, इतनी सी स्टेटमेंट आप भी आ सकती है, जरूरी नहीं है कि आपको सारे का सारा कोड वहाँ पर मिलेगा। ठीक है, और जब आप इसकी आउटपुट लिखेंगे तो आप बस आउटपुट लिखेंगे कि आउटपुट इज इक्वल टू VB1 इज एन आउटपुट। ये तो बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम था, लेकिन वहाँ पे कैलकुलेशन वाले प्रोग्राम्स भी आपको मिल सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 10 के अंदर जो इंपॉर्टेंट आउटपुट वाले क्वेश्चन है वो कुछ इस तरह के हैं, जैसे हमें कॉलम्स कितने यूज करने हैं फॉर द आउटपुट। जस्ट लाइक मैं यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखता हूँ कि प्रिंट इंटीजर n इज इक्वल टू 12, कि n नाम का एक वेरिएबल है और उसके अंदर 12 वैल्यू रखी हुई है। मैं चाहता हूँ कि भाई आप प्रिंट एफ करवाएं और वहाँ पर दिखाएं कि mod 5b
एंड वैल्यू ऑफ n, कि n की वैल्यू प्रिंट आउट करवाएं। तो अब इसकी आउटपुट क्या होगी? अब कई सारे बच्चों को लगता है कि सर ये तो हमने बताया कि 5 कॉलम यूज होंगे, तो 5 कॉलम के लिए हमें जो बाकी वाली स्पेस है उसके लिए बॉक्सेस बना देने हैं, जैसे कि बुक के ऊपर मेंशन्ड है। तो हम क्या करेंगे, देखो 5 है ना, 5 कॉलम यूज करने हैं, तो मैं यहाँ पे 5 बॉक्सेस बना देता हूँ। 3 4 1 2 3 और 2 मेरे डिजिट्स हैं, तो 1 एंड 2, तो मेरे कॉलम्स ये बॉक्सेस बनाने हैं एंड देन आपको 1 एंड 2 लिखना है। इस तरह से आपको आउटपुट वहां पर मेंशन करनी है इस तरह क्वेश्चंस के लिए, ठीक है जी। आउटपुट 12 ही है, लेकिन इसके अंदर जो नंबर ऑफ कॉलम्स को प्रेजेंट करना है वो आपने विद द हेल्प ऑफ बॉक्सेस करना है जी, एंड पे 12 भी लिखना है। ओके, अच्छा अब हम चलते हैं इसके, ये चीज़ तो हमने देख ली, अगर हमारे पास इंटीजर वैल्यू होगी तो हम कैसे बिहेव करेंगे। और अब इसके अंदर कुछ वो है एस्केप सीक्वेंस है, उनको भी देख लेते हैं। एस्केप सीक्वेंस कैसे काम करते हैं वो भी देखते हैं, मॉड हमारे ऑपरेटर्स हैं वो भी कैसे काम करते हैं, उन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है ओके। अब हम देखते हैं कि लेट्स सपोज अगर मुझे पॉइंट फ्लोटिंग वैल्यूज होती, यानी मैं लिखता हूँ फ्लोट और यहाँ पर वैल्यू दे देते हैं n इज इक्वल टू 2.5, मैंने 2.5 लिखा जस्ट, और अब यहाँ पे मैं दोबारा लिखता हूँ कि प्रिंट f मॉड 5.2 एंड f एंड वैल्यू ऑफ n की वैल्यू प्रिंट आउट करवाएं, ठीक है। इसका मतलब है टोटल मेरे पास 5 कॉलम एग्जिस्ट करते हैं, मेरे पास 5 कॉलम है और उसमें से पॉइंट के 2 पॉइंट्स के बाद मुझे एक्यूरेसी जनरेट करवानी है, ठीक है। चलिए वैल्यू ऐसा करते हैं, बड़ी करते हैं, 0 0 0 ऐसे कर देते हैं, ठीक है, ताकि समझने में ज़्यादा आसानी रहे। तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं, 5, 1 2 3 4 एंड 5। मेरे पास 5 कॉलम्स हैं जो मुझे यूज़ करने हैं, 5 कॉलम्स हैं। मुझे एक्यूरेसी कितनी चाहिए, सिर्फ 2 पॉइंट्स की। इसका मतलब है पॉइंट के बाद सिर्फ 2 इंचेस चाहिए, 0 एंड 5 एंड पॉइंट एंड 2, ये मेरी आउटपुट होगी। तो मैं इनके गिर्द अपने बॉक्सेस जनरेट नहीं करूंगा, ठीक है, और बाकी मेरा एक बॉक्स में रहेगा। यानी टोटल मुझे 5 कॉलम यूज करने थे, 2 की मुझे एक्यूरेसी चाहिए, तो ये मेरी आउटपुट होगी कि 0 एंड 5 एंड देन पॉइंट, और फिर 2 और हमारा एक कॉलम बच जाएगा, ठीक है। तो पॉइंट वाली वैल्यूज के लिए आप इस तरह से इसको मैनेज करवा सकते हैं, ये आउटपुट लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बेटा जो आउटपुट में आपको मिल सकता है वो \n का यूज़ कैसे करना है, \t का यूज़ कैसे करना है, या फिर आपको कोई स्टैटिक का सिंबल आ जाता है वो कैसे यूज़ करना है, वो वाले आउटपुट के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जस्ट लाइक आपको क्वेश्चन आता है कि भाई प्रिंट f, आप यहाँ पे लिखें पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान वर्ड लिखा और यहाँ पे वर्ड लिख देते हैं, अगेन पाकिस्तान वर्ड लिख देते हैं, पाकिस्तान वर्ड लिखा, और दरमियान में अगर \n लगा हुआ है, अगर दरमियान में \n है, तो इसकी जो आउटपुट होगी वो आपने 2 लाइनों में ही लिखनी है। यानी आप यहाँ पे भी पाकिस्तान वर्ड लिखेंगे और यहाँ पर भी पाकिस्तान वर्ड लिखेंगे, ओके। और अगर बाय चांस यहाँ पे \n की जगह पे t लिखा होता, तो फिर इसकी आउटपुट क्या होनी थी, ये \n के लिए है और ये \t के लिए है, तो इसकी जो आउटपुट होनी थी वो होगी पाकिस्तान एंड 8 स्पेसेस जितनी स्पेस आपने छोड़नी है, और फिर यहाँ पे पाकिस्तान वर्ड लिखना है, ठीक है। इस तरह से आप आउटपुट शो करवा सकते हैं फॉर दिस क्वेश्चन या फॉर दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस, ओके। एंड देन ये हमारे पास आ सकते हैं, या फिर आपको कोई कैलकुलेशन है वो की दी जा सकती है ताकि आप उसे सॉल्व आउट करें। ये चैप्टर नंबर 10 के लिए, ओके। माइट पॉसिबल है, मैं चंद एक चीज़ें आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। वन मोर थिंग, यहाँ पे हमें कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स अगर हम एक दफ़ा यूज़ कर लें ताकि उसमें जो मोनोपोली है वो दूर हो जाए। मैं इसमें कोई अगर क्वेश्चन है तो मैं देख लेता हूँ, नहीं तो फिर मैं आपको खुद उसके क्वेश्चन करवा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 में से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं है, कंफर्म है, ठीक है, क्योंकि उसमें एक क्वेश्चन नज़र आता है थोड़ा सा। ओके, इट्स ओके, देन फाइन, मूव नेक्स्ट। अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 11 के पास। अब बेटा 11 के जो इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि प्रोग्राम्स हैं, मैं उन्हें सॉल्व करूंगा, ठीक है, ताकि आप उसको समझ सकें। और इतनी प्रोग्राम अगर आप कर लेंगे या तो वो काफ़ी होगा। बेटा चैप्टर नंबर 11 जैसे ही स्टार्ट होता है ना, तो हमें वहाँ पे कंट्रोल स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। तो कंट्रोल स्ट्रक्चर जिसके अंदर सीक्वेंस का जिक्र है, उसके अंदर लूप का जिक्र है, उसके अलावा सीक्वेंस है, लूप है यानी रिपीटिशन,
और सिलेक्शन, 3 तरह के कंट्रोल स्ट्रक्चर हैं, वो आपको आते होने चाहिए और उसकी जो छोटी-छोटी डायग्राम्स हैं वो भी आपको आती होनी चाहिए, ठीक है, एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। वो थ्योरी वाला लॉन्ग क्वेश्चन है, उम्मीद है कि वो नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको आता होना चाहिए। अब मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ ही चलूंगा, ठीक है, और मैं जो रैंडम क्वेश्चंस हैं उनको तरफ नहीं चल रहा मैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन है 12.2 और वहां पे लिखा है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट आर 2 नंबर्स एंड फाइंड इफ द सेकंड नंबर इज अ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट नंबर। यानी आपको 2 नंबर यूजर से लेने हैं। देखो बेटा, कोई भी प्रोग्राम आप सॉल्व करते हैं चाहे वो अनसीन ही क्यों ना हो, आपको क्वेश्चन समझ आना चाहिए। अगर क्वेश्चन समझ में आ गया देन आप उसे इजीली सॉल्व भी कर सकते हैं, ओके। तो क्वेश्चन है राइट अ प्रोग्राम दैट इन 2 नंबर्स, मुझे 2 नंबर इनपुट में लेने हैं एंड चेक करना है कि जो फर्स्ट हमारा सेकंड नंबर है वो फर्स्ट का स्क्वायर है या फिर नहीं, ओके। तो देखें क्वेश्चन का जो मेन बॉडी है वो ऑलरेडी यहाँ पे लिखी हुई है कि हैश डॉट एच कोना डॉट एच वॉइड मीन्स हम शुरू करते हैं। अब 2 इंटीजर वैल्यू a एंड b, 2 इंटीजर वैल्यूज नहीं, मैंने यूजर को एक मैसेज जनरेट करवाया कि प्रिंट f एंटर फर्स्ट नंबर, अपना पहला नंबर बताएं कि वो क्या है, और वो जो भी नंबर एंटर करवाए वो स्कैन एफ की मदद से, स्कैन एफ वो जो भी एंटर करवाएगा मॉड डी से पास आउट होता हुआ सेव हो जाएगा हमारे ए नाम के वेरिएबल में। देन प्रिंट एफ वो जो भी एंटर करवाएगा मैं उसे कहूँगा एंटर सेकेंड नंबर, कि सेकेंड नंबर बताओ कि वो क्या है। वो जो भी नंबर आएगा वो स्कैन एफ की मदद से मैं उसे सेव करवा लूँगा मॉड डी एंड वैल्यू ऑफ बी, ठीक है, मैं उसे बी के अंदर सेव करवा दूंगा। एंड देन अब मैं कहता हूँ कि इफ अगर मेरा फर्स्ट नंबर जो कि ए था उसे ए से मल्टीप्लाई करवाएं और वो इक्वल इक्वल बी आ जाए, ठीक है, अगर तो वो बी आ जाता है देन मैं वहां पर कहूंगा कि प्रिंट एफ फर्स्ट सेकेंड इज द स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, ठीक है, कि हमारी कंडीशन ट्रू हो गई है। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं कह देता हूँ एल्स, और यहाँ पर हम प्रिंट आउट करवा देंगे प्रिंट एफ इज नॉट स्क्वायर, कि वो स्क्वायर नहीं है, ठीक है, और ये इसकी बॉडी भी मैं क्लोज कर रहा हूँ एल्स, और लास्ट पे गेट सी एच, ठीक है, और फिर ये जो मैंने मेन बॉडी यहाँ शुरू की थी मैं उस मेन बॉडी को यहाँ पे एंड कर रहा हूँ। वन मोर थिंग बच्चों, अगर ये एक ही स्टेटमेंट है तो आप ये बॉडीज नहीं बनाएंगे देन ओके, इसमें एरर नहीं है, लेकिन मैंने यहाँ पर बॉडीज बनाई है। ये बनाने की वजह ये है कि आपको प्रैक्टिस रहे कि आप उसमें गलती ना करें, ठीक है। अगर एक स्टेटमेंट होगी तो इन बॉडीज की जरूरत नहीं होती। जब आप ज्यादा स्टेटमेंट्स लिखते हैं, मोर देन वन लिखते हैं, देन आपको इन बॉडीज की जरूरत होती है। तो मैंने हर प्रोग्राम के अंदर ये बनाऊंगा बॉडीज ताकि हमें गलती ना लगे कभी। इसके एडिशन से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर ये कम हो जाए तो हमें जरूर फर्क पड़ता है प्रोग्राम के अंदर, ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 11.3 है यहाँ पे राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ 3 नंबर एंड डिस्प्ले द मैक्सिमम नंबर, कि आपको 3 नंबर यूजर से लेने हैं और आपको मैक्सिमम नंबर प्रिंट आउट करवाना है, ओके। तो देखते हैं इस प्रोग्राम को सॉल्व आउट करते हैं, ओके। देखें अब हम दोबारा से इंटीजर ए बी एंड सी, बेटे इस प्रोग्राम को करवाने से पहले मैं आपको इसका लॉजिक समझा देता हूँ, ठीक है। लॉजिक अगर समझ में आ गया तो प्रोग्राम आराम से समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि मैं 3 वेरिएबल बनाऊंगा ए बी एंड सी, 3 वेरिएबल बनाए। इसके अंदर फर्स्ट करें मैंने 10, यहाँ पे 20, यहाँ पे 30 रख दिया, और मैं यहाँ पे साइन करवा देता हूँ कि ये मैक्सिमम है, मैंने बता दिया कि मैक्सिमम है। अब मैं इस नंबर को इस नंबर से कंपेयर करूंगा कि अगर 20 ज्यादा है हमारे मैक्स वाले नंबर से देन मैक्स को यहां से उतारो और यहां पे शिफ्ट कर दो। फिर सी यानी 30 ज्यादा है हमारे मैक्स वाले नंबर से देन आप क्या करो कि ये हमारे मैक्स को क्या कर दो, शिफ्ट कर दो यहाँ पे, तो मैक्स हमारा शिफ्ट होता चला जाएगा, ओके। इस तरह से हम मैक्सिमम नंबर को फाइंड आउट करवा लेंगे। तो देखिए, तो मैंने तीन वेरिएबल्स ए बी सी और मैक्सिमम का वेरिएबल मैंने डिक्लेयर करवा दिया। अब हम इसको इनिशियलाइज करवाते हैं, इट मींस यूजर से वैल्यू लेते हैं। प्रिंट एफ एंटर फर्स्ट वैल्यू, पहली वैल्यू बताएं, स्कैन एफ वो जो भी आएगा मॉड डी से पास आउट होके हमारे ए नाम के वेरिएबल में स्टोर। फिर प्रिंट एफ एंटर
सेकंड नंबर पूछेंगे स्कैनफ, वो जो भी एंटर होगा मॉड डी से पास आउट होके वो सेव हो जाएगा हमारे बी नाम के वेरिएबल में। देन प्रिंट एफ एंटर थर्ड नंबर बताएं। स्कैनफ, वो जो भी एंटर होगा मॉड डी से पास आउट होके सेव हो जाएगा हमारे थर्ड वेरिएबल में। एंड देन अब मैं कहता हूं कि हमारा जो मैक्सिमम है वो इक्वल है ए के। जैसे मैंने को बताया कि पहली दफा क्या करेंगे, मैक्स को ए के पास असाइन करवाएंगे, तो मैंने कर दिया। अब मैं कहता हूं कि इफ अगर हमारा बी यानी सेकंड नंबर ग्रेटर देन मैक्स है, देन क्या करें कि हमारे मैक्स की वैल्यू इक्वल कर दें बी के। ठीक है, इफ अगर सी ग्रेटर देन मैक्स, अगर हमारी थर्ड वैल्यू ज्यादा है किससे, मैक्स से, देन आप क्या करें कि हमारे मैक्स को वैल्यू साइन करवा दें सी की। अब या तो ए वाला बड़ा होगा, बी बड़ा होगा, या फिर सी। हमें मैक्सिमम नंबर निकाल लिया। अब जब मैक्सिमम मिल गया है तो अब क्या करें, सिंपल प्रिंट एफ कि हमारा जो मैक्स है वो इक्वल है मॉड डी के और वैल्यू ऑफ मैक्स। इसे प्रिंट आउट करवा दें और लास्ट में क्या आ जाएगा, गेट सी एच एंड देन फिनिश। इज इट ओके? इस तरह से हम मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करवा सकते हैं। लेट्स सपोज कि आपको कहा जाए कि मिनिमम नंबर फाइंड आउट करवाएं। इतना समझ में आ गया? अगर मिनिमम आपसे डिमांड कर लेंगे तो क्या करेंगे। अब वेरिएबल का नाम अगर मैं चेंज करके मिन रख दूं, मिनिमम, और यहाँ पे मैं इसका नाम क्या कर दूं, मिन कर दूं, मिनिमम, और यहाँ पे भी इसका नाम चेंज करके MIN मिनिमम रख दिया। यहाँ पे भी क्या कर दिया, जहाँ जहाँ पे मैक्स लिखा था मैं उसका नाम क्या कर रहा हूँ, मिन कर रहा हूँ, यानी मिनिमम को प्रेजेंट करवा रहा हूँ MIN। और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, MIN मिनिमम नंबर, और यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, मिन, कि हमारा मिनिमम नंबर ये वाला है, और यहाँ पर भी MIN। वेरिएबल का नाम तो चेंज कर लिया, नथिंग इज डिफिकल्ट। अब यहाँ पे सिंबल उल्टा कर दें, मैक्स मिनी लेस देन का सिंबल लगा दें, एंड देन अब आपका सारे का सारा प्रोग्राम मिनिमम नंबर फाइंड आउट करके आपको बताएगा। ठीक है, इसको जस्ट हमने थोड़ा सा चेंज किया है और अब मिनिमम नंबर भी यहाँ से फाइंड आउट करवा सकते हैं। पेपर में दो क्वेश्चन आ सकते हैं, मैक्सिमम पूछा जा सकता है, मिनिमम पूछा जा सकता है, आसान सा काम है। ये सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और आपको कहा जा सकता है फाइंड द मैक्सिमम नंबर बाय यूजिंग अ लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके मैक्सिमम नंबर बताएं। तो फिर आप क्या करेंगे, देखो, फिर आप ये वाला लॉजिक फॉलो नहीं करेंगे, फिर हम इस तरह से करेंगे, फिर थोड़ा सा चेंज करेंगे। मैं कहूंगा इफ अगर a ग्रेटर देन b, a बड़ा है b से, एंड a ग्रेटर देन c। अब फर्स्ट वेरिएबल सेकंड से भी बड़ा है, फर्स्ट वेरिएबल थर्ड वेरिएबल से भी बड़ा है, तो आप कह दें सिंपल कि प्रिंट एफ a यानी फर्स्ट नंबर इज ग्रेटर, और मॉड डी ग्रेटर की जगह पे ऐसा करें, सिर्फ यही लिखें, मैक्स इज इक्वल टू मॉड डी एंड वैल्यू ऑफ ए, कि ए सबसे बड़ा है। ठीक है, बाय यूजिंग अ लॉजिकल ऑपरेटर। इफ अगर b ग्रेटर देन a, अब पहले मैंने a के कंपेयर करवाए हैं, अब मैं b के करवा रहा हूं कि b ग्रेटर देन a एंड b ग्रेटर देन c। b बड़ा है a से और b बड़ा है c से, तो डेफिनेटली b बड़ा होगा क्योंकि b दोनों से बड़ा है। तो अब यहाँ पे कह दें कि प्रिंट एफ के सेकंड नंबर हमारा क्या था, मैक्स इज इक्वल टू मॉड डी एंड वैल्यू ऑफ b, कि b को प्रिंट आउट करवा दें। अगर b भी नहीं है तो फिर c को कंपेयर करवाएं कि भाई c, इफ c ग्रेटर देन a एंड c ग्रेटर देन b, कि c b से, a से भी बड़ा है और c b से भी बड़ा है। अब c को हमने इन दोनों से कंपेयर कर लिया, तो अब सिंपल कह दें कि यहाँ पे प्रिंट एफ c यानी थर्ड नंबर हमारे पास मैक्स इज इक्वल टू मॉड डी एंड वैल्यू ऑफ c। ओके, तो इसको लास्ट में गेट सी लगाएं और प्रोग्राम को क्लोज कर दें। ठीक है, तो बाय यूजिंग अ लॉजिकल ऑपरेटर वी कैन आल्सो फाइंड द मैक्सिमम नंबर। ओके, और अगर आपको मिनिमम नंबर फाइंड आउट करने को कहा जाए तो इन सिंबल्स को इरेज करके जहां पे आपने ग्रेटर देन का सिंबल लगाया वहां पे लेस देन का सिंबल लगा दें। ठीक है, तो अब ये क्या हो जाएगा, मिनिमम नंबर फाइंड आउट करके आपको दे देगा। ठीक है, तो सिंपल से प्रोग्राम्स को हम मल्टीपल फॉर्म्स के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। इज इट ओके? चलें, लेट मूव नेक्स्ट।
आगे चलते हैं, देखते हैं कि और कौन सा प्रोग्राम है जो कि पेपर में आ सकता है। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इवन एंड ऑड क्वेश्चन। अब हमें एक नंबर यूजर से लेना है, एनी वन नंबर यूजर से लेना है, और हमें चेक करना है कि वो नंबर इवन है या फिर ऑड है। ओके, जब हम इवन ऑड वाला क्वेश्चन करेंगे तो मैं साथ आपको एक लीप ईयर वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगा जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके ओके, देखो, सबसे पहले एक इंटीजर डिक्लेयर करवाया और मैंने उसका नाम एन रख लिया। अपनी मर्जी से कोई भी नाम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। अब मैं यूजर को कहूंगा कि प्रिंट एफ एंटर नंबर, कि कोई भी नंबर एंटर करवा दो। वो नंबर एंटर होगा, SCANF स्कैन है, वो जो भी एंटर होगा मॉड डी से पास आउट होता हुआ एन नाम के वेरिएबल में स्टोर, ठीक है। अब मुझे सिंपल एक कंडीशन लगानी है कि इफ अगर n का मॉड दिया जाए 2 से और वो इक्वल इक्वल 0 आ जाए, देन अब प्रिंट आउट करवा देना कि प्रिंट एफ के वो नंबर इवन है। एल्स आप उसे कह देंगे कि प्रिंट एफ कि वो नंबर ऑड है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या काम कर रहा है मैं आपको वो भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि वो कैसे है। देखो बेटा, मैंने कहा n का मॉड लो 2 से और वो 0 आ जाए। मॉड का मतलब होता है रिमाइंडर, मॉड का क्या मतलब होता है, रिमाइंडर लेना। लेट्स सपोज कि यूजर ने n के अंदर 10 एंटर करवाया था, तो यहाँ पे आएगा 10 और यहाँ पे 2, 10 mod 2 मीन्स n mod 2 इज इक्वल टू 10 mod 2 और इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब जब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 टाइम 10 एंड 0। देखो, जब हम डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा, 0 बचेगा। तो हम ये तो कह रहे थे कि अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो क्या कह देना, वो नंबर इवन है। यहाँ पे नंबर क्या होगा, इवन। लेट्स सपोज यूजर n के अंदर एंटर करवाता 7, तो फिर इस तरह से होता है 7 डिवाइड बाई 2, 2 3 टाइम्स 6, रिमाइंडर क्या आ जाता है 1। तो 1 कभी भी 0 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन होती फॉल्स और ऑड नंबर काम करता है। ओके, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने आपको करवा दिया। अब इसी के साथ मैं आपको लीप ईयर वाला क्वेश्चन भी करवा देता हूँ। लीप ईयर के साथ एक और क्वेश्चन है, वो भी आपको करवाना पड़ेगा, वो भी कर देते हैं। पहले लीप ईयर करते हैं। लीप ईयर का क्वेश्चन है कि आपको यूजर से ईयर पूछना है कि वो कौन सा है, और आपने बताना है कि वो लीप ईयर है या फिर नहीं है, ठीक है। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है उसका भी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ या सॉल्व कर देता हूँ। मैंने उसे क्या, यूजर से कहा जाएगा एंटर ईयर, ईयर बताएं कौन सा है। वो जो भी ईयर है वो एन के अंदर मैंने सेव कर लिया। अब वाई में सेव करें, ईयर में सेव करें, एज यूर विश, अपनी मर्जी से वेरिएबल डिक्लेयर करवा सकते हैं, बस सेंसिबल वेरिएबल डिक्लेयर करवाना होता है। मैं कहता हूँ इफ अगर n का मॉड लिया जाए 4 के साथ वो इक्वल इक्वल 0 आ जाए, सिंपल लॉजिक, 4 से डिवाइड करना है। अगर रिमाइंडर उसका 0 आ जाए तो आप कहेंगे प्रिंट f के वो लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर। एल्स आप कह देंगे इज नॉट, प्रिंट f इज नॉट लीप ईयर, लीप ईयर, कि ये लीप ईयर नहीं है। ओके, और इसको क्लोज करेंगे और लास्ट में क्या लगा देंगे, गेट सीज लगा देंगे एंड देन सिंपल, कोई मुश्किल नहीं था। अब एक क्वेश्चन मुझे यहाँ पे नजर आ रहा है जो कि है राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट अ नंबर एंड डिस्प्ले स्क्वायर रूट ऑफ द नंबर इफ द नंबर इज पॉजिटिव, अदरवाइज द प्रोग्राम डिस्प्ले द मैसेज इनवैलिड इनपुट। अगर नंबर पॉजिटिव होगा देन हमें उसका स्क्वायर रूट लेना है, अदरवाइज हमने कह देना है इनवैलिड नंबर। ओके, तो बड़ा आसान सा सवाल है, तो मैं इसे कर देता हूँ सॉल्व, ठीक है। देखो देखो, मैं सिर्फ वो वाले क्वेश्चन करवाने की कोशिश कर रहा हूँ जो पेपर में आ सकते हैं और वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्लास थोड़ी लेंथी हो सकती है तो लिहाजा हौसले के साथ बैठिएगा, ठीक है। अच्छा, अब बेटा जब, क्योंकि मैंने जब भी स्क्वायर रूट लेना है, जब भी प्रोग्राम के अंदर स्क्वायर रूट लेना है, तो हम यहाँ पे एक हेडर फाइल ऐड करेंगे, हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, ठीक है। ये लाजमी ऐड करनी है, आप इसको एच डॉट के पहले या बाद में ऐड करें उससे फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब सिंपल मैंने एक मैसेज देना है, नंबर एंटर करवाओ, वो एन के अंदर नंबर आ जाएगा। मैं कहता हूँ इफ अगर जो भी नंबर एंटर किया गया है वो ग्रेटर देन 0 है, कोई भी नंबर सिर्फ तब पॉजिटिव होता है जब वो ग्रेटर देन 0 होता है, ठीक है। तो अब हम कहेंगे कि इसका स्क्वायर रूट ले लो, तो सिंपल प्रिंट एफ कि SQRT बराबर है मॉड। अच्छा, अब मुझे काम भी फ्लोट में करना पड़ेगा, चेंज तो करना पड़ेगा। फ्लोट में इसलिए क्योंकि पॉइंट में आंसर आ सकता है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा फ्लोट। बेटा फ्लोट कब यूज करते हैं, जब वैल्यू पॉइंट में आ रही हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ डी की जगह पे भी एफ करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने लिखा मॉड एफ और यहाँ पे से किया क्लोज। अब क्या आंसर आना चाहिए, SQRT स्क्वायर रूट ऑफ n,
स्क्वायर रूट ऑफ n कैलकुलेट करो, उसका आंसर यहाँ प्रेजेंट कर दो। ये कब करना है? जब n ग्रेटर देन 0 होगा। और एल्स अगर ऐसा ना हुआ तो आप सिंपल कह दीजिएगा कि प्रिंट f इनवैलिड, ये इनवैलिड था, और लास्ट में क्या कर दें, इसको क्लोज कर दें, गेट ch एंड देन फिनिश। ओके, तो ये बड़ा आसान सा काम था जो हमने अभी भी कर लिया। अब देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा प्रोग्राम है जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, इट्स अ सैलरी क्वेश्चन, नेगेटिव, पॉजिटिव एंड जीरो क्वेश्चन, ग्रेडिंग क्वेश्चन। अच्छा बच्चे, अब हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो भी सकता है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि वो कर लेना चाहिए। चलें कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आपने सुबह क्योंकि पेपर देना है तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। देखो जी बच्चे, ओके, वेलकम बैक। अच्छा बच्चे, हम क्वेश्चन करने जा रहे थे सैलरी वाला जो कि है 10.11.10, और वहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ था राइट अ प्रोग्राम दैट इंक्लूड सैलरी। आपको सैलरी पूछनी है। इफ द सैलरी इज ग्रेटर, सैलरी 20,000 और मोर, अगर सैलरी 20,000 से ज्यादा है देन इट डिडक्ट द 7%। आपको सैलरी में से 7% डिडक्ट करने हैं। इफ द सैलरी इज 10,000 और मोर बट लेस देन 20,000, अगर 10,000 से ज्यादा और 20,000 से कम है देन डिडक्ट द 1,000, उसमें से 1,000 माइनस करने हैं। इफ द सैलरी इज लेस देन 10,000 देन डिडक्शन इज 0। फिर आपको उसकी डिडक्शन क्या करवानी है? 0 करवानी है। ठीक है, तो मैं इससे थोड़ा सा आसानी से करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ओके, देखो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन। फ्लोट। अब सबसे पहले यूजर से पूछना है कि उसकी सैलरी है कितनी। ऐसे सैलरी एक वेरिएबल बना लेते हैं डिडक्शन के लिए, जिसका नाम मैंने डिडक्शन डी रख दिया, और मैं एक बना लेता हूँ उसकी नेट सैलरी कितनी आने वाली। ठीक है, मैं यूजर से सिंपल पूछता हूँ कि प्रिंट एफ एंटर सैलरी, कि उसकी सैलरी है कितनी। वो जितनी भी सैलरी है वो स्कैन एफ, SCANF, मॉड एफ एंड सेव इनटू दी SAL, सैलरी में जाकर उसे मैंने सेव कर दिया। ठीक है, अब मैं कहता हूं कि इफ अगर सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 20,000, सैलरी 20,000 से ज्यादा है, देन क्या करना है? डिडक्शन करवानी है। डिडक्शन कितनी करवानी है? डिडक्शन करवानी है उसकी सैलरी मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइड बाय 100। मैंने सिंपल क्या करवाया कि उसका 7% कैलकुलेट करवा के डिडक्शन में सेव करवा दिया, इतना सा काम। एल्स इफ अगर सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू 10,000 है, सैलरी यानी 20,000 से कम और 10,000 से ज्यादा है, देन क्या करवाना है कि आपको डिडक्शन जो सी है वो करवानी है डायरेक्ट स्टेट 1,000 रुपीज। ओके, एल्स अगर ये भी ना हुआ तो एल्स हम क्या करेंगे? डिडक्शन होगी 0, डिडक्शन होगी 0। ठीक है, मैंने सिर्फ डिडक्शन कैलकुलेट करवाई है। अब जब हमें फाइनल आउटपुट दिखानी है स्क्रीन पे, तो अब दिखाएंगे सैलरी इज इक्वल टू सैलरी माइनस डिडक्शन, यानी टोटल सैलरी में से डिडक्शन माइनस कर दो और फाइनल सैलरी यहाँ पे सेव करवा दो, और उसे प्रिंट आउट करवा देना कि प्रिंट एफ की जो हमारी नेट, मैंने एक नेट नाम का वेरिएबल बनाया था, तो इसको नेट रख लेते हैं, ये ज्यादा आसान रहेगा आपको समझने में, पर दोनों ही ठीक है। नेट इज इक्वल नेट सैलरी इज इक्वल टू मॉड एफ, और फाइनल आंसर हमारा किसके अंदर है? नेट नाम के वेरिएबल में, और देन क्लोज, और लास्ट में गेट ch। इज नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट इट्स इंपॉर्टेंट फॉर पेपर, फॉर एग्जाम, बोर्ड एग्जाम। ओके, समझ में आ गया? बड़ा आसान सा काम था। मैंने सैलरी यूजर से पूछी, अगर तो वो 20,000 ज्यादा है तो उसमें से 7% माइनस कर लो, अगर हमारे पास 10,000 से ज्यादा है तो 1,000 रुपीज माइनस कर लो, अदरवाइज में से कुछ भी माइनस नहीं करना, और फाइनल माइनस करने के बाद नेट सैलरी निकाल दो और प्रिंट आउट करवा दो। वेरी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर आपको लॉजिक समझ में आ गया, आपको स्टेप समझ में आ गए, तो बड़ी आसानी के साथ आप कोई भी प्रोग्राम सॉल्व आउट कर सकते हैं। ओके, लेट्स मूव नेक्स्ट। देखो बेटा, क्वेश्चन है मार्क्स के हवाले से, जो कि हर स्टूडेंट के लिए इंपॉर्टेंट रहते हैं। और मार्क्स अब क्या है इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैं कंडीशंस यहाँ साइड पे लिख लेता हूँ कि अगर ग्रेटर देन और इक्वल टू 90% मार्क्स आते हैं तो हमें उसको ए ग्रेड देना है, अगर 80 से लेकर 89 तक किसी के मार्क्स आ जाते हैं तो उसे बी ग्रेड देना है,
70, 60 और फिर बिलो 60, बिलो 60। अच्छा, यहाँ पे आ जाएंगे 79, यहाँ पे आ जाएंगे 69 और ग्रेड आ जाएगा सी और डी, और बिलो देन 60 के ऊपर आ जाएगा एफ ग्रेड। ओके, तो अब हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, सॉल्व कर लेते हैं। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है बट इट विल बी इजी रहेगा। ओके, हम सिर्फ वो क्वेश्चन कर रहे हैं जो पेपर में आ सकते हैं, कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर रहे। ठीक है, तो ध्यान से कीजिएगा। सबसे पहले इंटीजर m नाम का एक वेरिएबल है जो कि मार्क्स है। मैं मैसेज दूंगा कि प्रिंट f एंटर मार्क्स, के अपने मार्क्स बताएंगे वो कितने हैं। बेटा मैं कुछ राइटिंग शॉर्ट हैंड कर रहा हूँ ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो और आप कम से कम टाइम के अंदर ज़्यादा चीज़ें कवर कर सकें। ठीक है, स्कैन SCANF स्कैन एफ, हम जो भी एंटर करवाएंगे मॉडी से जाके सेव हो जाएगा हमारे पास m नाम के वेरिएबल में। अब सिंपल एक कंडीशन लगानी है, इफ अगर हमारे पास मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 90 आ गए तो आपको क्या करना है, करना क्या है कि प्रिंट f mod d एंड देन सेव इनटू दी वैल्यू, सॉरी सेव कुछ भी नहीं करवाना, जस्ट प्रिंट आउट करवाना है कि हमारे पास ग्रेड आ गया है A। ओके, देन एल्स इफ अगर हमारे पास मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 980, बच्चे देखो 90 से ज्यादा मार्क्स हो गए, जितने भी 90 से ज्यादा होंगे तो ए ग्रेड आ जाएगा। अब 80 से ज्यादा, अब 81, 82, 83, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 89 तक, तो यही ग्रेड आएगा जो कि हमने यहाँ पर लिखना है। और हमने क्या लिखा है, प्रिंट एफ और उसका ग्रेड हमने दिया है बी। अगर वो 89 के बाद 90 हो गया तो 90 के बाद तो हमें एक ग्रेड आ जाना था, तो 81 से लेके 89 तक की रेंज यहाँ पे कवर हो जाएगी। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम करेंगे एल्स, else एंड इफ एंड देन मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 80 के बाद क्या था हमारे पास 70। अगर 70 आ गए तो हम उसे कह देंगे कि प्रिंट एफ और यहाँ पर हम साइन करवाएंगे, कौन सी ग्रेड देंगे, सी ग्रेड देंगे एंड देन इट विल बी क्लोज। अब यहाँ पे चलते हैं, एल्स इफ अगर मार्क्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 70 के बाद क्या आना था 60, अगर 60 से ज्यादा आ गए तो हम उसे क्या कहेंगे, प्रिंट एफ, इनको ग्रेड दे दिया जाए, कौन सा, डी ग्रेड दे दिया जाए एंड देन क्लोज। ओके, अब देखो हमारे पास 60 भी हो गया। अब उसे कहा था बिलो देन 60 सारे फेल आएंगे तो यहाँ पे आएगा एल्स विदाउट एनी कंडीशन, तो हम यहाँ पे कहेंगे प्रिंट एफ और यहाँ पे कह देंगे एफ ग्रेड एंड देन यहाँ पे क्लोज और फिर गेट सी एच। ठीक है, मैं इसको दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो मार्क्स अगर 90 से ज्यादा होंगे तो ए ग्रेड, 80 से ज्यादा होंगे तो बी ग्रेड, 70 से ज्यादा होंगे तो सी ग्रेड, 60 से ज्यादा होंगे तो डी ग्रेड। इनमें से अगर कोई भी फॉलो नहीं हो रहा तो फिर कौन सा ग्रेड आ जाएगा, एफ ग्रेड आ जाएगा। ओके, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। अब हम चल रहे हैं बिलिंग वाला क्वेश्चन। इतना लेंथी क्वेश्चन मुझे नहीं लगता पेपर में आ सकता है, पर उससे जरूर कीजिएगा, मैंने क्लास में करवाया हुआ है आपको। ठीक है, बिल वाला क्वेश्चन आपको करवाया हुआ है, इसके अलावा मंथ वाला क्वेश्चन पेपर में नहीं आ सकता, बड़े कम चांसेस हैं। हाँ, ये सरकमफेरेंस वाला क्वेश्चन 11.13 वो आपके लिए छोड़ते हैं, उसमें दो फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं, सरकमफेरेंस का और एरिया का, कि और चॉइस 1 होगी तो क्या करना है, 2 होगी तो क्या करना है, 3 होगी तो आपने क्या करना है, वो आपके लिए हम छोड़ते हैं। ठीक है, नेस्टेड लूप के दो ही प्रोग्राम्स हैं, उसमें मैक्सिमम नंबर फाइंड आउट करवाने के लिए, जो कि मैंने टाइम बचाने के लिए, क्योंकि कुछ शॉर्ट क्वेश्चन है, अगर टफ पेपर बनाया गया तब आ सकता है, अदरवाइज नहीं। तो नेस्टेड के अंदर प्रोग्राम आपको जो है 15 वो आपको आता होना चाहिए। ठीक है, मैक्सिमम नंबर 17 वालों हम कर चुके हैं। इवन और ऑड वाला क्वेश्चन हमें कर लेना चाहिए, सॉरी वॉवल्स वाला क्वेश्चन हमें कर लेना चाहिए। ठीक है, कि जो एंटर किया गया करेक्टर है वो वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है, वो हमें चेक करना है। ठीक है, तो ये हम कर लेते हैं विद हेल्प ऑफ फॉर लूप विद बाय यूजिंग इफ एंड स्विच, और ये हमारा आखिरी प्रोग्राम होगा। ठीक है, इस चैप्टर का, बाय यूजिंग 2 मेथड्स। चलें कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन बड़ा आसान सा है कि आपको एक करेक्टर यूजर से लेना है और आपने चेक करना है कि वो करेक्टर इवन है या फिर ऑड है, बस इतना सा काम है, इसके अलावा कुछ नहीं। ओह आई एम सॉरी, क्वेश्चन है कि आपको एक करेक्टर यूजर से लेना है और आपने चेक करना है कि वो वॉवल है या कॉन्सोनेंट है। ओके, तो लेट्स सी वो कैसे करते हैं। उसके लिए मैं मैट डॉट की जरूरत नहीं है, पहले भी नहीं किया। CHAR, मैंने उसका नाम सी रख लिया। ठीक है, मैं ये सेम क्वेश्चन बाय यूजिंग स्विच भी करूंगा और बाय यूजिंग इफ एल्स भी करूंगा। ठीक है, ताकि दोनों चीजें एक दफा के अंदर कवर हो जाए। ठीक है, ओके,
अब हम करेक्टर यूजर से पूछने वाले हैं, तो मैं सिंपल यहाँ पे एक मैसेज जनरेट करवाता हूँ कि भाई प्रिंट एफ एंटर। अच्छा, मैं करेक्टर के साथ काम कर रहा हूँ तो मुझे याद आया कि एक शॉर्ट क्वेश्चन है कि गेट सी एच और गेट सी एच ई में क्या फ़र्क है। ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वो आपको आता होना चाहिए। दोनों ही करेक्टर इनपुट के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, पर एक की डिस्प्ले, एक का करेक्टर डिस्प्ले होता है और एक का नहीं होता है। ठीक है, ई स्टैंड फॉर इको होता है। बाकी की कहानी आपके लिए छोड़ते हैं ताकि आप थोड़ा सा रिसर्च करें बुक के ऊपर। ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एंटर करेक्टर, सी एच ए आर करेक्टर, स्कैन एफ, एस सी ए एन एफ, स्कैन एफ। वो जो भी आएगा मॉड सी से पास आउट होके हमारे पास सेव हो जाएगा सी नाम के करेक्टर में। मैं इसका नाम सी एच रख ले, नहीं सी रखते हैं ताकि हमारा काम जल्दी हो सके। ठीक है, यूजर ने जो भी एंटर करवाया वो सी के अंदर जाके क्या हो जाएगा, सेव। अब मैं कहता हूँ इफ अगर सी इज इक्वल इक्वल कैपिटल ए और, बेटे ये जो दो स्टेट्स लाइन नजर आ रही है ये और का ऑपरेटर है, एंड और नॉट लॉजिकल ऑपरेटर आपको याद होंगे, तो ये और ऑपरेटर है। अगर सी इज इक्वल टू इक्वल ए आ जाता है, या फिर सी इज इक्वल इक्वल ए आ जाता है, यानी स्मॉल ए आ जाता है, या फिर सी इज इक्वल इक्वल ई आ जाता है, कैपिटल ई आ जाता है, या फिर सी इज इक्वल इक्वल स्मॉल ई आ जाता है। ठीक है, देखो बेटा, माइट पॉसिबल है कि जब आप पेपर के ऊपर लिख रहे हो, क्योंकि तो जगह कम पड़ सकती है, क्योंकि ये कंडीशन लेंथी होने वाली है। तो इस कंडीशन के लेंथी होने की सूरत के अंदर आपने क्या करना है, वो यही काम करना है जो मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। ई के बाद आई आ जाएगा, सी इज इक्वल इक्वल कैपिटल आई, और सी इज इक्वल इक्वल स्मॉल आई, ए ई आई, देन ओ, सी इज इक्वल इक्वल ओ एंड सी इक्वल इक्वल कैपिटल ओ, देन सी इज इक्वल इक्वल यू एंड सी इज इक्वल इक्वल स्मॉल यू। ठीक है, तो मैंने सारे जो से वेरिएबल्स हैं, जो कि सारे हमारे पास वो वॉवल्स हैं, ए ई आई ओ एंड यू लिख दिए। अगर इनमें से कोई भी यूजर ने एंटर किया होगा तो वहां पर एक सिंपल सा मैसेज चला जाएगा कि प्रिंट एफ कि वो वॉवल है। ठीक है, एल्स अगर ऐसा ना हुआ तो फिर क्या आ जाएगा कि वहां पे प्रिंट आउट हो जाएगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे आ जाएगा कॉन्सोनेंट। ठीक है, कॉन्सोनेंट, एंड देन इट विल बी क्लोज एंड देन गेट सी एच एंड प्रोग्राम विल बी फिनिश। ओके, बड़ा आसान सा सवाल था। अब सेम क्वेश्चन को हम करने लगे हैं बाय यूजिंग द स्विच। ठीक है, स्विच को यूज करते हुए हम वॉवल्स चेक करेंगे कि जो आने वाला करेक्टर है वो वॉवल है या फिर कॉन्सोनेंट है। ओके, देन मैं इसे मिटा रहा हूँ और वो भी कर लेते हैं। देखो, स्विच वाला प्रोग्राम थोड़ा सा लेंथी हो सकता है। ठीक है, तो जरा हौसले से बैठिएगा थोड़ा सा। स्विच, मैंने करेक्टर रिसीव किया, सी के अंदर मैं आ गया तो स्विच, एस डब्ल्यू आई टी सी एच, स्विच, स्विच सी, एंड देन स्विच की अपनी एक बॉडी है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ केस ए, अगर तो ए हुआ, या फिर केस कैपिटल ए। इन दोनों में से कोई भी केस हुआ तो ये वाला काम कर देना। क्या काम करना है कि प्रिंट एफ वॉवल, कि वो वॉवल है। ओके, ये क्लोज हो गया। फिर केस ई, कि वो ई हो सकता है। बेटा ये कॉलम्स हैं ना कि सेमी कॉलम्स हैं। ठीक है, केस ई ये हो सकता है, और हम इसे कहेंगे प्रिंट एफ कि वो वॉवल है। ठीक है, फिर मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ कर लेता हूँ, ये आ जाएगा केस ए ई आई, आई आ जाएगा केस आई, अगर इनमें से है देन प्रिंट एफ कि वो भी वॉवल है। फिर केस यू, कैपिटल यू, केस स्मॉल यू, ए ई आई यू, और रह गया अभी हमारे पास प्रिंट एफ कि वो भी क्या है, वॉवल है, क्लोज। फिर केस ओ, केस ओ, और प्रिंट एफ कि ये भी वॉवल है। अगर इनमें से कोई भी केस हुआ तो वॉवल आ जाएगा। अगर इनमें से ना हुआ कुछ भी तो डिफॉल्ट, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट वैल्यू चलेगी, और वहां पर क्या आ जाएगा, प्रिंट एफ कि वो कॉन्सोनेंट है, कॉन्सोनेंट, एंड देन यहाँ पे गेट सी एच एंड देन फिनिश। ठीक है, तो बड़ा आसान सा काम था कि सी को कंपेयर करवाना है, या तो वो ए ई
IUO, इनमें से कुछ भी होगा तो वॉवल, अदरवाइज कॉन्सोनेंट। ठीक है, बड़ा आसान सा प्रोग्राम था। अब इसी प्रोग्राम को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करूंगा और मैं इसे बना दूंगा एक सिंपल सा कैलकुलेटर। ठीक है, जिसमें आप यूजर से ऑपरेटर पूछेंगे, या फिर मैं उसे कैसे दोबारा बना लेते हैं, क्या इसको यूज करना है। अब हम इस एक लास्ट प्रोग्राम इस चैप्टर का करेंगे जिसके अंदर हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करवाएंगे बाय यूजिंग अ स्विच। ठीक है, यानी यूजर से हम एक ऑपरेटर और हम उसमें दो वेरिएबल्स लेंगे, दो कैरेक्टर्स, दो 1 2 3 में से यानी कोई भी डिजिट लेंगे या नंबर लेंगे, उनको हम मैनिपुलेट करवाएंगे अकॉर्डिंग टू गिवन इनपुट ऑपरेटर। ठीक है, चेक करते हैं, ये इस चैप्टर का आखिरी प्रोग्राम रहेगा, फिर हम चैप्टर नंबर 12 पे मूव कर जाएंगे। ठीक है, या फिर ये आपके लिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट चैप्टर नंबर 12 पे ही चलते हैं। प्रोग्राम नंबर 22 इट्स फॉर यू। ठीक है, ये आप कीजिएगा, उसके बाद हम चैप्टर नंबर 12 पे चलते हैं। ओके ओके, वो क्वेश्चन हमने छोड़ा वो आपके लिए है, ठीक है, उसे कर लीजिएगा। अब हम चल रहे हैं चैप्टर नंबर 12 के पास, जिसके अंदर हम लूपिंग स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। लूप के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको करवा देता हूँ। ठीक है, एक पहला क्वेश्चन सिर्फ इसलिए होगा ताकि आप कॉन्सेप्ट समझ सकें, एंड देन फिर हम उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसकी तरफ मूव कर लेंगे। ठीक है, तो मैं पहला क्वेश्चन आपको करवाऊंगा कि एक यहाँ पे लिखा हुआ 12.11 प्रोग्राम है, राइट अ प्रोग्राम दैट डिस्प्ले द फर्स्ट 5 नंबर एंड देयर क्यूब यूजिंग अ डू व्हाइल लूप। डू व्हाइल लूप की मदद से करना है, पर मैं इस डू व्हाइल लूप से नहीं कर रहा, मैं व्हाइल लूप से करूंगा। व्हाइल लूप इसलिए क्योंकि पेपर में जो क्वेश्चन आएगा वो पॉसिबल है वो व्हाइल लूप या फॉर लूप से होगा। डू व्हाइल लूप से बड़े रेयर चांसेस है कि आपको बिलोंग क्वेश्चन आए। ठीक है, तो हम व्हाइल लूप से एक 5 नंबर और उनकी क्यूब जो उनसे वो प्रिंट आउट करवाएंगे। ठीक है, मैं पहले बता दूं कि बेटा लूप हम पहले कई दफ़ा क्लासेस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। किसी भी सेट ऑफ कोड या सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को बार बार आइटरेट करना हो देन हम लूप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो लेट्स सी कि हम कैसे ये काम कर सकते हैं कि नंबर और उनके क्यूब कैसे प्रिंट आउट करवा सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे n नाम का एक इंटीजर टाइप, n नाम का एक वेरिएबल जिसमें 1 है से स्टार्ट लिख लेता हूँ। मैं यहाँ पे कहता हूँ व्हाइल जब तक कि n लेस देन और इक्वल टू 5 नहीं आता तब तक ये वाला काम आपको करना है। ठीक है, ये जो कोड बॉडी लिखी गई है इसको वो बार बार रिपीट करेगा, और यहाँ मैं लिख रहा हूँ n प्लस प्लस, यानी n के अंदर हमेशा एक एक इंक्रीमेंट करते रहना, और यहाँ पर प्रिंट एफ करवाना है किसको, मॉड डी बैक स्लैश टी एंड मॉड डी एंड बैक स्लैश एन। देखो मॉड डी किसके लिए मैंने रखा, n के लिए, ताकि 1 2 3 4 5 6 7 मुझे मिल सके। फिर नेक्स्ट मॉड बैक स्लैश टी मीन मुझे थोड़ी स्पेस मिले, एंड देन उसके बाद मैंने मॉड डी लिखा और मैं वहां पर लिखने वाला हूँ n मल्टीप्लाई बाय n मल्टीप्लाई बाय n, यानी n का क्यूब लिखा जाए, कैलकुलेट हो और वो इस मॉड डी जगह पे और फिर नेक्स्ट लाइन में आ जाए। तो ये जब आउटपुट आएगी तो इस तरह से आएगी 1 2 3 4 5, फिर 1 का क्यूब 1 होता है, 3 का 2 का क्यूब 8 होता है, और जबकि 3 का क्यूब 27 होता है, और ये सो ऑन चलते 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 वो 5 तक आके फिनिश हो जाएगा। तो इस तरह की आउटपुट हमें मिलेगी। ठीक है जी जी, 64 एंड 125 ही होते हैं, मैंने ड्रॉप किए थे ताकि टाइम बच सके। ठीक है, अच्छा अब हम लोग क्या करने वाले हैं, एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाना है। ठीक है, पहले मैं आपको फैक्टोरियल समझा देता हूँ कि वो क्या होता है, एंड देन फिर हम फैक्टोरियल कैलकुलेट करवाते हैं। ओके ओके, अच्छा बच्चे अब मैं ना ये क्वेश्चन जरा साथ साथ करूंगा। ठीक है, मैं फैक्टोरियल आपको व्हाइल लूप से भी सिखा दूंगा, फॉर लूप से भी सिखा दूंगा, ये एक ही दफा के अंदर हो जाएगा। ठीक है, लेट्स सी। अब प्रोग्राम के अंदर हम दो प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, एक व्हाइल से बना लेते हैं, एक हम फॉर से बना लेते हैं। ठीक है, और दोनों के अंदर हम क्या करने वाले हैं, फैक्टोरियल पता करने वाले हैं, फैक्टोरियल के लिए। ठीक है, व्हाइल और फॉर के लिए फैक्टोरियल। यहाँ पे भी हैश इंक्लूड stdio.h और हैश इंक्लूड एंड conio.h और void एंड main। ओके, देन स्टार्ट द वर्क। अच्छा बच्चे फैक्टोरियल पहले बताते हैं होता क्या है। अगर मुझे 4 का फैक्टोरियल लेना ना, इसका मतलब है 1 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको जरा कैलकुलेट करें, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 2 होते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 होते हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24 होते हैं, तो हमारा आंसर 24 आएगा। तो मुझे फाइनल आंसर क्या चाहिए, 24। ये काम मुझे करना है बाय यूजिंग अ व्हाइल लूप एंड
फॉर लूप। तो पहले वाइल लूप से कर लेते हैं, फिर फॉर लूप से कर लेते हैं, ठीक है। लेट्स सी, देखो पहले तो मैं एक इंटीजर डिक्लेयर करवा रहा हूँ जिसके ऊपर मुझे काउंटिंग चलानी है, तो मैंने उसका नाम आई रखा जो काउंटिंग के लिए मेरा यूज होगा। एक एन नाम का वेरिएबल रखा और एक फैक्टोरियल नाम का इनपुट वेरिएबल रखा। मुझे 3 वेरिएबल मुझे लगता है कि जरूरत होगी, अगर नहीं जरूरत पड़ेगी तो इट्स ओके, अगर पड़ गई तो हम इसे इस्तेमाल करेंगे। मैं यहाँ पे फैक्टोरियल के अंदर वैल्यू रख रहा हूँ 1, जबकि आई के अंदर भी वैल्यू रख रहा हूँ 1 और एन के अंदर भी वैल्यू रख लेते हैं 1। ओ एन के अंदर वैल्यू यूजर से पूछ लेते हैं। मैं कहता हूँ प्रिंट एफ एंटर नंबर। एंटर नंबर मीन जिस नंबर का फैक्टोरियल पता करना चाहते हैं वो नंबर एंटर करवाए। स्कैन एफ SCANF स्कैन एफ मॉड डी, वो जो भी एंटर करवाएगा वो सेव हो जाएगा हमारे एन नाम के वेरिएबल। ओके, अब क्या करना है कि मैं कहता हूं कि वाइल लूप चलाओ, वाइल आई लेस देन और इक्वल टू एन। आई के अंदर क्या है 1, कहां तक चलाना है एन तक। लेट्स सपोज ये 1 से लेकर 4 तक चलेगा। एन क्या है जिसका फैक्टोरियल पता करना है और ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अब हमेशा क्या करना है, हमें करना सिर्फ इतना है फैक्टोरियल जो कि मैंने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई, कि आई के साथ उसे मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके, जब ये मल्टीप्लाई हो जाए, सारी मल्टीप्लिकेशन हो जाए, अच्छा आई के अंदर इंक्रीमेंट करवाना है आई प्लस प्लस, ताकि आई के अंदर 1 2 3 4 5 चल सके। एंड देन जब ये सारा काम हो जाए तो आप क्या करवाइए प्रिंट एफ कि हमारा जो फैक्टोरियल है इज इक्वल टू मॉड डी एंड वैल्यू ऑफ FAC, ठीक है। अब बेटा जब ये हमारा हो जाए तो हम इसे क्लोज कर देंगे, गेट CH एंड देन फिनिश। इस सारे कोड के अंदर जो समझने वाली चीज है वो ये वाली, ठीक है। इसको मैं एक दफा समझा देता हूँ एंड देन फिर हम इसे क्लोज करते हैं। देखो मैंने यहाँ पर एक लाइन लिखी है फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय आई। तो आई के अंदर तो काउंटिंग चल रही है 1 2 3 एंड 4, जबकि फैक्टोरियल के अंदर फर्स्ट टाइम क्या था 1, ठीक है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 1 होते हैं। फैक्टोरियल के अंदर ऑलरेडी 1 है, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2 कितने आ जाएंगे 2 आ जाएंगे। 2 ऑलरेडी है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 6 हो जाते हैं, 6 ऑलरेडी है तो 6 मल्टीप्लाई बाय 4 24। फाइनल आंसर किसके अंदर सेव हो रहा है फैक्टोरियल नाम के वेरिएबल। तो लास्ट में हमने वही तो किया, फैक्टोरियल को प्रिंट आउट करवा दिया, सिंपल आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये सेम काम हमें करना है विद द हेल्प ऑफ फॉर लूप, ठीक है। फॉर लूप में और वाइल लूप में फर्क क्या है कि उसमें सारा काम एक साथ हो जाएगा और इसमें अलग अलग किया जाएगा। तो वेरिएबल डिक्लेयर करवाते हैं। ओके, मुझे वेरिएबल चाहिए इंटीजर n i और एक मुझे चाहिए फैक्टोरियल FAC, ठीक है। मुझे वेरिएबल चाहिए, तो फैक्टोरियल को तो मैंने वैल्यू साइन करवा दी 1, ठीक है। n में यूजर से पूछ लेते हैं कि प्रिंट f एंटर नंबर, के नंबर एंटर करवाएं। वो जो भी नंबर एंटर होगा वो स्कैन एफ से SCANF स्कैन एफ मॉड टी एंड वैल्यू ऑफ n सेव हो गया। अब फॉर लूप लगाएं, फॉर i इज इक्वल टू 1, यानी i को हम क्या कर रहे हैं 1 से स्टार्ट कर रहे हैं। कब तक चलेंगे जब तक कि i लेस देन और इक्वल टू n नहीं आ जाता, और i के अंदर हमेशा एक एक इंक्रीमेंट करवाएंगे और लिखेंगे क्या सेम लाइन फैक्टोरियल इज इक्वल टू फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाय i। जब ये काम हो जाए तो इसको क्लोज करें, प्रिंट आउट करवाएं कि प्रिंट f के हमारा जो फैक्टोरियल है वो इक्वल है मॉड d के, और फाइनल आंसर हमारा किसमें सेव है फैक्टोरियल में, और लास्ट पे गेट CH एंड देन इट विल बी फिनिश। देखो बच्चों कोई चेंज नहीं हुआ, सेम जो काम जो कंडीशन लगाई थी सेम कंडीशन यहाँ पे लगी है, जो इंक्रीमेंट करवाया था वो इंक्रीमेंट यहाँ पे लगा हुआ है, जो इनिशियलाइजेशन करवाई थी वो यहाँ पे है, सब सिर्फ इकट्ठा किया है मैंने, बाकी सेम वही काम हो रहा है यहाँ पे। तो दोनों की आंसर आउटपुट क्या आएगी सेम आएगी, ठीक है। तो हम ये काम वाइल लूप से भी कर सकते हैं और फॉर लूप से भी कर सकते हैं। इज इट ओके? अब अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि वाइल लूप में वाइल लूप का क्वेश्चन फॉर लूप में कन्वर्ट करें, माइट पॉसिबल है शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए आपको, तो आप कर सकते हैं क्योंकि आपने सिर्फ चीज़ों को कंबाइन करना है। और अगर आपको फॉर लूप आ जाए कहा जाए वाइल में कन्वर्ट करो, आप सिंपल कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आपने इसमें आपको मालूम है कि इंक्रीमेंट बॉडी में हो रहा होता है, इनिशियलाइजेशन पहले हो रही होती है वाइल लूप के अंदर और कंडीशन वाइल के साथ आ रही होती है, तो सिंपल आप उससे कन्वर्जेंस करवा सकते हैं, ठीक है। ओके, अब इसमें क्वेश्चन है जो कि मुझे इंपॉर्टेंट लगता है फैक्टोरियल के बाद, लूपिंग स्ट्रक्चर, हाँ टेबल्स इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल्स को डिस्कस कर लेते हैं एक दफा, ठीक है। हाँ टेबल बना लेते हैं, हाँ इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। टेबल करते हैं, उसके बाद पैटर्न्स करेंगे एंड देन विल बी फिनिश, ठीक है। जल्दी से काम खत्म कर लेंगे, ठीक है। टॉपिक ये क्वेश्चन ये है
कि आपने यूजर से पूछना है कि कोई एक नंबर एंटर करवाएं और हम उसका टेबल प्रिंट आउट करवाएंगे, ठीक है। लेकिन टेबल के साथ साथ उसकी लेंथ भी पूछेंगे कि टेबल कौन सा है और कहां तक आप उसे एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, ठीक है। वो हमें ही काम करना है। ओके, तो हम करने जा रहे थे टेबल वाले क्वेश्चन कि मुझे टेबल यूजर से पूछना है कि वो कौन सा है और कहाँ तक चला रहा है, उसकी लेंथ पूछनी है। तो हम इसको सॉल्व आउट करते हैं। मैं व्हाइल लूप से भी करूंगा, ठीक है, और मैं उसे फॉर से भी करूंगा, ठीक है, ताकि किसी भी तरह से पेपर पूछा जाए तो आप आसानी उसको अटेम्प्ट कर सकें, ठीक है। देखो, इंटीजर एक टेबल, ठीक है, उसका नाम टी रख लेते हैं ताकि मेरी स्पेस ताकि मैं मैनेज कर सकूं। टेबल, और मैंने आई नाम का वेरिएबल रखा जिसके अंदर मुझे काउंटिंग चलानी है, और एक मैं रख लेता हूँ जिसके अंदर मैंने लेंथ यूजर से पूछनी है, ठीक है। इसका नाम LENGTH लेंथ रख लेते हैं, कंप्लीट। ओके, तो मैं यूजर को कहता हूँ कि भाई मुझे बताओ कि प्रिंट एफ एंटर टेबल नंबर, टेबल का नंबर बताएं कि वो क्या है। स्कैन एफ, वो यूजर जो भी एंटर करवाएगा मॉड डी से पास आउट करके उसे सेव करवा दें अपने टी नाम के वेरिएबल, ताकि हमें पता चल जाए वो कौन सा टेबल है। देन मैं उसे कहूँगा प्रिंट एफ एंटर लेंथ, कि आप उसकी कहाँ तक कराना चाहते हैं, कहाँ तक टेबल चलाना चाहते हैं। LENGTH लेंथ, वो लेंथ कितनी है, वो जितनी भी होगी वो स्कैन एफ से जाके मॉड डी से पास आउट होके स्कैन एफ मॉड डी, और वो जाके सेव हो जाएगा हमारी LENG लेंथ के अंदर, ठीक है। ये हो गया। अब मुझे सिंपल वाइल लूप चलाना है। मैं कहता हूँ वाइल जब तक कि आई लेस देन और इक्वल, जिसमें मेरी काउंटिंग चल रही है, लेस देन और इक्वल टू लेंथ, LENGTH लेंथ, ठीक है। इसे क्लोज करते हैं। और अब ये एक स्टैंडर्ड लाइन है जो कि हमें लिखनी है, वो है प्रिंट एफ मॉड डी क्रॉस मॉड डी इज इक्वल टू मॉड डी। देखो बेटा, जो पहले वाला मॉड डी है वहां पे आएगा टेबल, जिसका मैं टेबल चाहता हूँ, ये आ गया टेबल। दूसरा जिसमें काउंटिंग चल रही है आई में, ये आ गया। और थर्ड हमारे पास ये वाला मॉड डी है टेबल मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है, इस तरह से। और हमेशा आई का क्या आ जाएगा, इंक्रीमेंट। और अब ये पूरा टेबल प्रिंट आउट होगा जहां तक उसकी लेंथ है, ओके। और लास्ट में से क्या कर दें, गेट CS से क्लोज कर दें, ठीक है। अब क्या होगा, देखो, टेबल आ जाएगा यहाँ पे। मैं इस लाइन को समझाता हूँ। यहाँ पे टेबल आया, लेट्स सपोज 2 मल्टीप्लाई बाय आई की वैल्यू 1, थोड़ा नीचे लिखते हैं। पहले क्या आ जाएगा 2, फिर मल्टीप्लाई का साइन, फिर 1 जिसमें काउंटिंग चल रही है, फिर मल्टीप्लाई, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 2 होते हैं। फिर आई के अंदर इंक्रीमेंट होगा तो 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 4, और ये सो ऑन चलते चलते कहाँ तक जाएगा, जब तक कि एंडिंग पॉइंट नहीं आ जाता जो कि यूजर ने एंटर करवाया था, ठीक है। अब हम ये सेम काम करेंगे विद फॉर लूप, ओके। तो सेम यही चीजें दोबारा लिखते हैं। मैं इंटीजर डिक्लेयर करवा रहा हूँ, हमारे पास एक टेबल है, एक हमारे पास आई है जिसके अंदर मुझे इंक्रीमेंट करवाना है, एक हमारे पास क्या है LENGTH लेंथ है, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे कहता हूँ कि प्रिंट एफ एंटर टेबल, टेबल बताएं वो कौन सा है, वो जोन सा भी होगा, SCNF स्कैन एफ, वो जो भी एंटर करवाएगा मॉड डी से पास आउट होके वो सेव हो जाएगा हमारे पास टेबल पे, ठीक है। फिर इसी तरह से प्रिंट एफ एंटर लेंथ, LENGTH लेंथ, लेंथ क्या है, वो हमारे पास SCANF स्कैन एफ, वो जो भी एंटर करवाएगा वो मॉड डी से जाके सेव हो जाएगा हमारे पास LENGTH लेंथ, ओके। ये भी काम हो गया। अब बच्चे क्या करना है कि फॉर लूप चलाना है। फॉर आई इज इक्वल टू 1 से स्टार्ट करो, जब तक कि आई लेस देन और इक्वल टू लेंथ नहीं आ जाता तब तक ये काम करना है, और हमेशा आई के अंदर एक इंक्रीमेंट करवाते रहना है। और ये जो लाइन हमने यहाँ लिखी थी सेम यहाँ पे लिखेंगे, और वो क्या होगा, प्रिंट एफ मॉड डी क्रॉस मॉड डी इज इक्वल टू मॉड डी, एंड देन ओके, देन पहला टेबल, दूसरा जिसमें हमारी काउंटिंग चल रही है, और तीसरा टी मल्टीप्लाई बाय आई, ठीक है। और इसे कर दें क्लोज। हाँ, एक चीज़ रह गई, मुझे बैकस्लैश n लगाना चाहिए था ताकि नेक्स्ट लाइन के अंदर मेरी आउटपुट आए, सारा टेबल एक ही लाइन में ना आ जाए, ठीक है। बैकस्लैश n लगा दीजिएगा, और लास्ट में गेट CH, एंड देन इट विल बी फिनिश, ठीक है। अब हम चल रहे हैं इस चैप्टर के आखिरी सवाल की तरफ, ठीक है, जो कि पैटर्न्स के हवाले से होगा, और फिर हम उसे एंड कर देंगे, ठीक है। बता दें, मुझे लगता है कि आप लोग थक चुके हैं। आई नो वेरी स्ट्रांगली कि यू आर टायर्ड,
but it's a last day for exam, that is why we are doing work right now. ठीक है, काम करना ज़रूरी है आज, इसके बगैर चारा नहीं है हमारा। चलिए अब बस मैं फॉर लूप को यूज़ करते हुए आपको पैटर्न सिखा देता हूँ, ठीक है। वाइल लूप को रहने देते हैं अब इसके लिए, ताकि एक दफ़ा अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप किसी भी लूप के अंदर उसे क्रिएट करवा सकते हैं, ठीक है। अभी फिलहाल जो मैं पैटर्न बनाने जा रहा हूँ वो कुछ इस तरह का होगा कि 1 1 एंड 2 1 2 एंड 3 1 2 3 एंड 4 एंड 1 2, इतनी बनाते हैं। आप जब 3 बनाएंगे 4 बनाएंगे, जितने चाहेंगे बना लेंगे, ठीक है। काम बड़ा आसान सा है। देखो मैं यहाँ पे एक फॉर लूप चलाऊंगा, मैं कहता हूँ कि इंटीजर रो इज इक्वल टू, अब मैं पहले इसका कॉन्सेप्ट को समझा दूँ। मैंने इसको रो कंसीडर किया हुआ है, ठीक है, और ये मैंने कॉलम्स कंसीडर किए हुए हैं, ठीक है। तो मैं इसको रो कह रहा हूँ इस एरिया को, और इस एरिया को कॉलम कह रहा हूँ। तो मुझे पहली रो के अंदर सिर्फ एक ही स्टार नजर आ रहा है, ठीक है। सेकंड रो के अंदर मुझे 2 स्टार नजर आ रहे हैं, तीसरी रो के अंदर मुझे 3 स्टार नजर आ रहे हैं, चौथी रो के अंदर मुझे 4 स्टार नजर आ रहे हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा रो इज इक्वल टू 1, कि रो हमारी 1 से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। अब इसमें कितनी रोज हैं, मैं कहता हूँ कि रो लेस देन और इक्वल टू, कितनी रोज हैं, 1 2 3 4, मेरे पास 4 रोज हैं, ठीक है। 4 तक चलना चाहिए और हमेशा रो के अंदर एक एक इंक्रीमेंट होता रहना चाहिए, और ये वाला काम होगा। अगर मैं यहाँ पे फर्ज करें, मैं सिर्फ फर्ज करता हूँ कि मैं प्रिंट एफ करवाता हूँ और 1 स्टार प्रिंट आउट करवाता हूँ, तो अब जब आउटपुट आएगी तो क्या आएगी, सीधे सीधे 4 स्टार आ जाएंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि एक और फॉर लूप चलाओ हमारे कॉलम्स के लिए, इंटीजर कॉलम इज इक्वल टू 1, कॉलम के अंदर 1 है, ठीक है। और ये तब तक चलना चाहिए जब तक एक कॉलम लेस देन और इक्वल टू रो नहीं आता। देखो पहली दफा में पहले कॉलम के अंदर कितने स्टार हैं, 1, यानी पहली रो और पहला कॉलम बराबर है, पहली रो और 2 कॉलम बराबर हैं, यानी दूसरी रो के अंदर 2 ही कॉलम है, तीसरी रो के अंदर 3 ही कॉलम है, चौथी रो के अंदर 4 ही कॉलम है, ऐसे ही है। तो मैं कह सकता हूँ ना कि रो जब तक कॉलम रो के बराबर आते तब तक इस लूप को चलाओ, और हमेशा क्या करवाना, कॉलम्स में एक एक ऐड करवाते रहना, ठीक है। और अब सिंपल यहाँ पे प्रिंट आउट करवाओ कि भाई प्रिंट एफ और देन 1 स्टैरिक एंड देन क्लोज। इस लूप को मैंने क्या कर दिया, क्लोज। अब मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्लोज जाने से पहले मैं यहाँ पे बैकस्लैश n लगा रहा हूँ और इसे क्लोज करता हूँ, ठीक है। अब जब इतना काम हो गया तो इसे लगाएंगे गेट ch एंड देन प्रोग्राम को एंड कर दे जो मेन बॉडी शुरू की। अब इसको मैं एक दफा समझाता हूँ, 1 बाय 1 एग्जीक्यूट करवाते हैं। देखो रो के अंदर क्या है, 1 1 कम है किससे, 4 से, कंडीशन ट्रू है, एक इंक्रीमेंट होना है नेक्स्ट टाइम। अभी हमारे पास कॉलम के अंदर 1 है, रो के अंदर भी 1 है, तो 1 इज इक्वल टू 1, कंडीशन क्या होती है, ट्रू। तो एक दफा स्टार सीन पे प्रिंट आउट होगा, ये आ गया स्टार। नेक्स्ट टाइम ये ऊपर जाएगा तो कहते हैं पहले बैकस्लैश n, नेक्स्ट लाइन में जाओ फिर ऊपर जाओ, तो रो के अंदर वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 2 अभी भी 4 से कम है, कंडीशन अभी भी ट्रू है। देन अब हम देखें तो यहाँ पे रो के अंदर कितना आ चुका होगा, 2, तो ये 1 से लेकर किधर तक जाएगा, ये 1 से लेकर किधर तक जाएगा, 2 तक जाएगा। तो कितने स्टार आएंगे, 2 स्टार आएंगे, 1 एंड 2। फिर नेक्स्ट लाइन पे मूव करेगा, यहाँ गया ऊपर, तो वैल्यू कितनी आ गई, 3 3 अभी भी 4 से क्या है, कम है, तो कितने यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3। तो कितने स्टार प्रिंट आउट होंगे, 3 स्टार प्रिंट आउट होंगे, 1 2 एंड 3। नेक्स्ट टाइम फिर वापस नेक्स्ट लाइन में आके यहाँ वैल्यू कितनी आ चुकी होगी, 4, तो 4 रो के इक्वल है, तो यहाँ पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 आ जाएगी। तो 1 से लेके किधर तक चलेगा, 4 तक, तो कितने स्टार आएंगे, 1 2 3 एंड 4, यानी 4th रो के अंदर 4 ही कॉलम आने वाले हैं, और इससे बैकस्लैश n यहाँ पे आ जाएगा, वापस जाएगा, यहाँ पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5, कंडीशन होगी फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो नेक्स्ट लूप में तो एंटर ही नहीं हो सकता, देन प्रोग्राम क्या हो जाएगा, विल बी एंड, ठीक है। इस तरह से ये प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा, ठीक है। ये बड़ा आसान सा काम है जो कि आप कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आपको काउंटिंग मिल जाती, लेट्स सपोज इस तरह लिखा था 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4, इस तरह से लिखा आ जाता, देन क्या करते आप, देन अब यहाँ पे वैल्यू प्रिंट आउट करवाते, किसकी, कॉलम्स की। ये तो कॉलम ही है ना, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, पहला दूसरा तीसरा चौथा कॉलम, ये तो कॉलम्स हैं। तो वैल्यू ऑफ मॉड एंड कॉलम्स, आप कॉलम की वैल्यू प्रिंट आउट करवा दें तो ये आउटपुट आ जाएगी। और अगर आपको इस तरह से आउटपुट आती कि 1 1 4 1 4 9 1 4 9 एंड 27, ओह 27 नहीं 16, इट मीन्स स्क्वायर्स, तो फिर हम क्या करवाते, कॉलम का स्क्वायर करवा लेते, कॉलम मल्टीप्लाई बाय कॉलम, सिंपल है, ठीक है। तो हम कई सारे पैटर्न्स को बना सकते हैं बाय यूजिंग दिस टेक्निक।
अगर आपको ये रूल समझ में आ गया देन आप किसी भी तरह के पैटर्न को सॉल्व करवा सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ हम चैप्टर नंबर 12 को भी कहते हैं खुदा हाफिज़। और अब हम चलते हैं चैप्टर नंबर 13 और 14 की शॉर्ट के पास। उनके शॉर्ट क्वेश्चन में जस्ट रीड आउट करूंगा और आपको बताऊंगा कि ये क्वेश्चन है जो कि आपको लाजमी याद करने हैं एंड देन फिर हम इसको एंड कर देंगे। ठीक है, मैंने अभी लूपिंग जो पैटर्न्स हैं, अगर आप उल्टा पैटर्न है जैसे यहाँ पे 4 स्टार हो, 3 स्टार हो, 1 स्टार हो, वो भी आप कर लीजिएगा। इट विल बी इंपॉर्टेंट, ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, इट कैन बी इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब हम चल रहे हैं। मैं आपको फंक्शंस वाले क्वेश्चन नहीं करवा रहा चैप्टर नंबर 13 वाले, क्योंकि वो एज अ शॉर्ट क्वेश्चन आ सकते हैं, अदरवाइज नहीं। एक वो और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि बेटा इफ एल्स का ना एक दूसरा स्ट्रक्चर भी है जिसमें क्वेश्चन मार्क आ रहा होता है। ठीक है, वो भी आपको तैयार करना है। ठीक है, ओके। चैप्टर नंबर 13 के शॉर्ट क्वेश्चन के पास चल रहे हैं और यहाँ पे अकॉर्डिंग टू IT सीरीज मेरे पास पेज नंबर बनता है, क्या पेज नंबर बनता है, पेज नंबर 411। शॉर्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन, what is the function used in a program, why function is used in a program, then what is next आप क्वेश्चन याद करेंगे यहाँ से टर्म रीयूजेबिलिटी क्या होती है, आप क्वेश्चन याद करेंगे यूजर डिफाइन फंक्शन कौन से होते हैं, बिल्ट इन फंक्शन क्या होते हैं वो आप याद करेंगे। इसके अलावा फंक्शन हेडर, फंक्शन बॉडी क्या होती है, फंक्शन डेफिनेशन क्या होती है, फंक्शन कॉल क्या होता है। बेटा जितने क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ वो आपको याद करने हैं, इसके बगैर आपका पेपर अटेम्प्ट करना ज़रा मुश्किल हो सकता है। ठीक है, तो इसके बाद एक्चुअल पैरामीटर क्या होते हैं, फॉर्मल पैरामीटर क्या होते हैं, लोकल वेरिएबल क्या है, ग्लोबल वेरिएबल क्या है, लाइफ टाइम ऑफ लोकल वेरिएबल क्या है। ठीक है, फंक्शन एक्टिवेशन क्या होती है, लोकल और ग्लोबल वेरिएबल में क्या फ़र्क है। ये चैप्टर नंबर 13 के मैंने आपको शॉर्ट क्वेश्चन बताया इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 14 के पास चलते हैं जो कि इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, उन्हें मैं रीड कर देता हूँ। पेज नंबर 433 है, डिफाइन स्ट्रीम, बाइनरी स्ट्रीम, टेक्स्ट स्ट्रीम, बाइनरी एंड टेक्स्ट स्ट्रीम, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। टेक्स्ट फाइल क्या होती है, न्यू लाइन मेकर क्या होता है, स्ट्रिंग क्या है, व्हाट इज मेंट बाय एफ गेट्स फंक्शन क्या होता है, यानी फाइल गेट फंक्शन। फाइल क्लोज पेज नंबर 435 के ऊपर है। ठीक है, फाइल क्लोज। बेटा EOF एंड ऑफ फाइल क्या होता है, ये भी एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि आपको आता होना चाहिए, जो कि शॉर्ट क्वेश्चन में मेंशन नहीं है पर चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में सेकंड पेज के ऊपर आपको EOF मिल जाएगा। ठीक है, ये चैप्टर नंबर 14 था जो कि मैंने एक्सप्लेन किया, जो कि आपको याद करना है। बेटा मैंने जितनी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी पेज नंबर 1 से लेके एंड तक, इट मीन चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर 14 तक जो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन थे मैंने वो भी एक्सप्लेन कर दिए, जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते थे वो भी बता दिए, जो प्रोग्राम इंपॉर्टेंट हो सकते थे मैंने सॉल्व करवा दिए। इसके अलावा भी अगर आपको क्यूरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, दैट इज ओवर। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।